नमस्कार दोस्तों, ये एचपी बोर्ड क्लास 9th का मॉडल टेस्ट पेपर है 2026-27 के लिए। मतलब उनके लिए जिनके एग्ज़ाम मार्च 2026 में होने। मार्च 2026 में आपके फाइनल एग्ज़ाम होने हैं, तो एचपी बोर्ड से पेपर आता है। तो इससे आपको पैटर्न पता चलेगा कि किस तरह का पेपर आता है और क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं मॉडल टेस्ट पेपर से। तो ये जो है टोटल 80 मार्क्स का है। इस बार पूरा ही पैटर्न चेंज हुआ है, जो कि आप मॉडल टेस्ट पेपर में देख सकते हो। तो इसमें 80 मार्क्स का आएगा और फर्स्ट जो है 16 एमसीक्यू रहता है सेक्शन ए में। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट है और मैं आपको पूरा पेपर सॉल्व करूंगा, इसमें पूरा मिलेगा आपको सोल्यूशन इसका। फर्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 1, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/8 इज 13/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन बताना है मेरे को 13/8 का। तो 13/8 का बेटा देखो, आप अगर 13 को डिवाइड करो ना 8 से, मैं शॉर्ट में डिवाइड कराऊँ, देखो 8 1 जा 8, कितना बचा 5 बचा ना 13 तक, 5 में लगी 0, तो 8 8 6 जा 48, 48 से 50 तक कितना बचा 2 बचा, 2 में लगी 0 क्योंकि डेसिमल लगा हुआ। 8 2 जा 16, 4 बचा, 16 से 20 तक, 16 से 20 तक 4 बचा ना, 0 लगी, तो कितना आया 1.625। जब 1.625 आया तो इसका मतलब है कि ये क्या है, टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, टर्मिनेट मतलब ये खत्म हो रहा है 1.625। तो क्या आ जाएगा इसका टर्मिनेट, ऑप्शन नंबर ए इसका मतलब शांत है ये। अगर नहीं करा होता ना, मतलब है कई ऐसे होते कि उसमें चला ही रहता, वो खत्म नहीं होता, तब आना था वो नॉन टर्मिनेटिंग और बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें सिंपल है टर्मिनेट और शांत हो जाएगा इसमें। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स। पॉलिनोमियल बतानी है मेरे को, देखो बहुपद इसमें से कौन सा है। तो देखो इसमें एक बात ध्यान देना आप, इसमें जो 1/x है हम x देखते हैं, x की पावर देखते हैं, उससे पता चलता है हमारे को पॉलिनोमियल का कि कौन सा है, ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, कैसी है। तो देखो इसमें 1/x है, 1/x का आप सोच रहे हो कि कुछ नहीं, इसकी x की पावर तो 1 है। आप देखो, आप ऐसे सोच रहे हो ये ना, जैसे 1/x कि यहाँ पे x की पावर 1 है, ये पॉलिनोमियल है, पर ये नहीं है बेटा। x की पावर एक्चुअल में 1 नहीं, अपॉन में ये 1, इसको ऊपर लाना पड़ेगा। अगर मैं ऊपर लाऊं इसको तो क्या बन जाएगा, x की पावर -1। ठीक है, ऊपर लाना पड़ेगा न्यूमरेटर में, तब देखा जाता है। तो 1 है ना, देखो कुछ नहीं इसकी पावर अभी यहाँ पे, वो तो 1 मान जा रही, तो ऊपर लेगा तो क्या होगी -1। तो -1 पावर नहीं हो सकती, घात -1 नहीं हो सकती, तो ये तो पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, बहुपद है। इसकी घात कितनी है 2 है, देखो पॉजिटिव है, x² + 3x + 5। ये भी नहीं है, ये x की घात कितनी है, जब अंडरूट है ना, अंडरूट का मतलब ये भी होता है कि x की घात कितनी है, अंडरूट x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर कितनी है 1/2, 1/2 है। तो 1/2 नेचुरल नंबर थोड़ी है, नहीं है ना नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या नहीं है, मतलब इसमें ऐसे आनी चाहिए पावर 1 2 3 4। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकती अंडरूट वाली। अब ये तो पहले नहीं है, ये तो माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री यानी बहुपद की घात क्या है, जो हाईएस्ट पावर होती है बेटा उसको बोलते हैं डिग्री, जो सबसे बड़ी घात होती है। जैसे यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या है 3 है, देखो, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट इज कॉल्ड। जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करे, मिले, देखो ये ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका, एक ये वाई एक्सिस होती है वाली, सॉरी ये एक्स एक्सिस होती और ये वाई एक्सिस होती है नीचे को, तो यहाँ मिलती है, तो इस सेंटर पॉइंट को क्या बोलते हैं, ओरिजिन इसको बोला जाता है, मूल बिंदु। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन देखनी है, देखो बेटा लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी घात जो है 1 हो, हाईएस्ट पावर जिसकी 1 हो वेरिएबल की। देखो जैसे एक्स वाई होते हैं ना, इनकी हाईएस्ट पावर अगर 1 है ना तो उनको लीनियर बोलेंगे। जैसे ये देखो यहाँ पे इसकी कितनी है 2, तो ये कौन सी क्वाड्रेटिक हुई, द्विघात हुई, 2 घात है इसमें, क्वाड्रेटिक हुई। अब ये इसमें कितनी है, देखो एक्स की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो कितनी हुई 1 हुई घात, कुछ नहीं हुई तो 1 है। तो इसका मतलब है ये यहाँ पर क्या है
लीनियर है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। और साथ में इनमें तो देखो 2 है यहाँ पे, और ये तो होगा नहीं, ये मल्टीप्लाई में दिया इन्होंने, तो ये इसका बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द इक्वेशन 2x + y = 7। कौन से सेटिस्फाई कर रहा है? सेटिस्फाई का मतलब है कि इसमें कौन आ सकता है, जैसे मतलब हमारे को चेक करना है ये सॉल्यूशन है। अगर ये सॉल्यूशन है ना इसके, देखो हम जब ये इक्वेशन देखते हैं इसका ग्राफ बनाने के लिए पॉइंट निकालते हैं, ऐसे पॉइंट निकलते हैं, तो ये पॉइंट क्या होता है, ये वेरीफाई भी करते हैं इसको, तब ये पॉइंट सही है। मान लो मैंने ग्राफ बनाने के लिए ये पॉइंट निकाले, तो मेरे को पता कैसे चलेगा? अगर मैं देखो ये कौन सी वैल्यू होती है, ये x की होती है, y की होती है। अगर मैं x की जगह पे 1 डालता हूँ, y की जगह पे 4 डालता हूँ, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए? 7 के इक्वल। ठीक है, आप डाल के देखो, 2 गुना x की जगह पे 1, y की जगह पे 4, कितना आ रहा है? 2 गुना 1 2 जमा 4 6 आ रहा है, और इक्वल इक्वल टू में क्या दिया? 7, तो नॉट इक्वल। अगर 2 डालते हो आप, 2 2 = 4 + 3 7, तो ऑप्शन नंबर बी वेरीफाई हो रहा है इसमें। बस वैल्यू रखनी इसमें, जैसे इसमें रखिए आपने 2 2, देखो 2x ना, तो 2 गुना x मतलब 2 × 2, x 2 है, y 3 है, आ रहा ना 7, और इस साइड भी आपको 7 दे दिया, 7 बनना है। ठीक है, तो बाकी में वेरीफाई नहीं हो रहा है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड अ पॉइंट हैज, देखो यूक्लिड के अनुसार एक बिंदु में होता है लेंथ ओनली। देखो ये पॉइंट है, तो इसमें लेंथ होती, या फिर लेंथ और ब्रेड्थ दोनों होती, या फिर एक पोजीशन होती और नो डायमेंशन, मतलब लेंथ ब्रेड्थ नहीं होती, या फिर लेंथ ब्रेड्थ हाइट होती। तो बेटा जो यूक्लिड ने बोला है कि जो पॉइंट है वो स्थिर है एक, मतलब इसमें ना इसमें लेंथ होती, ना इसमें हाइट होती, ना इसमें ब्रेड्थ होती, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पॉइंट हैज नो डायमेंशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ये तो इजी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इफ द इंटरसेक्टिंग लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आर, यदि 2 प्रतिच्छेदित रेखाएं एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्ष अभिमुख कोण होते हैं। देखो ये ना जैसे लाइन है, ये 2 लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, कोई मतलब नहीं है पैरेलल है कैसी है, या इसमें कोई एंगल बनना है, कुछ बनना है, कैसी भी लाइन है अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होता है ना, इसका वर्टिकली ऑपोजिट, इसका शीर्ष अभिमुख कोण यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा। जितना ये होगा ना, अगर ये 20 डिग्री है ना, ये भी 20 डिग्री होगा, जितना मर्जी हो, अगर जितना ये उतना ये होगा। ठीक है, तो क्या होते हैं शीर्ष अभिमुख कोण इक्वल होता है, जितना ये उतना ये, उतना जितना ये उतना ये, इसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बोलते हैं शीर्ष अभिमुख कोण, तो ये इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ये तो सबको पता है, त्रिभुज के अंतर कोणों का योग 180, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ पैरेललोग्राम इफ वन एंगल मेजर 80 डिग्री देन इस एडजेसेंट एंगल इज, तो इसमें बेटा ये देखा हमारे को कि एक एंगल है उसका, जैसे ये पैरेललोग्राम डाली मैंने, ये मतलब ये क्या बोलते हैं, तो हिंदी में समांतर चतुर्भुज बना ली है। अब एक एंगल है इसका 80 डिग्री, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 80 डिग्री, कोई भी लिख लो आप, यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो। आगे क्या बोला, देन एडजेसेंट एंगल इज, तो एडजेसेंट एंगल क्या हुआ, ये इसका एडजेसेंट मतलब आसन कोण, ये एंगल पूछा है इन्होंने कि ये वाला एंगल कितना होगा, ये या फिर ये बता लो। तो देखो इसमें अगर ये 80 है बेटा, तो ऑपोजिट एंगल ये भी कितना होगा, ये सामने वाला भी 80 होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। समांतर चतुर्भुज के ऑपोजिट एंगल इक्वल होते, पर ऑपोजिट नहीं पूछा है इन्होंने पूछा है आसन कोण, मतलब एडजेसेंट मतलब साथ वाला, ये वाला या फिर ये वाला। तो अगर ये 80 है, ये 80 है, तो ये वाला कितना होगा, ये वाला होगा 100, ये वाला कितना होगा 100। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो ट्राइंगल के सॉरी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल मतलब साथ वाले कोण का योग कितना होता है 180। अगर ये 80 है तो इसको 100 होना चाहिए, तब बनेगा 180, इसको भी 100 होना पड़ेगा, तब बनेगा 180, इसका सम भी 180 होना चाहिए। तो ये बहुत
इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इसका। तो अगर ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा बेटा 100। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज, किसी चतुर्भुज के अंतकोणों का योग सदैव बेटा 4 साइड वाली, ये भी चतुर्भुज है क्वाड्रिलेटरल है, तो आप स्क्वायर ले लो, आप रेक्टेंगल ले लो, कोई भी ले लो आप, 4 साइडों की आकृति जैसी मर्जी हो, उसके इंटरनल जो एंगल हो गए हमेशा इंटीरियर एंगल हो गए, उनका सम कितना होगा 360। जैसे ट्राइंगल में 180 होता है, इनमें कितना होता है 4 साइडों वाली में 360 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखना, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज, वृत्त की सबसे लंबी जीवा कौन सी होती है? देखो जीवा क्या होती है, ये सर्कल है आपका, तो ये देखो ये सारी क्या है जीवा है, मतलब ये कॉर्ड है। कहीं से भी आपने लाइन बाउंड्री ज्वाइन करनी, अगर बाउंड्री आप ज्वाइन करो सर्कल की एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको कॉर्ड बोला। ये नहीं कॉर्ड कि आपने ये सर्कल बनाया इतना सा किया है, अगर टच कर रहे हो तो वो क्या है कॉर्ड, टच करना पड़ेगा एक साइड से दूसरी साइड, चाहे आप छोटा ही बनाओ। तो इनको सारे को कॉर्ड बोला जाता है, नहीं जीवा बोला जाता है। तो जो वृत्त की जो आपने एक चीज देखी होगी, जैसे ये आपके पास ये मान लो वृत्त है, वृत्त में एक डायमीटर भी होता है, व्यास, जो कहाँ से जाता है सेंटर से। आपने पढ़ा होगा 8th क्लास में, 8th में क्या 9th में पढ़ा होगा, तो सेंटर से जाता है ये व्यास, त्रिज्या सॉरी डायमीटर सेंटर से जाता है। तो ये भी तो एक हिसाब का कॉर्ड ही है ना। कॉर्ड क्या होते हैं, सारे होते हैं कॉर्ड, किसी एक पॉइंट से बाउंड्री ज्वाइन कर रहे हैं। तो बेटा जो ये सेंटर से जा रहा है ना ये व्यास, ये भी तो एक कॉर्ड ही हुआ, कॉर्ड का ही टाइप नहीं हुआ, क्योंकि एक साइड से आप दूसरी साइड ज्वाइन करो, और सबसे बड़ा कॉर्ड हुआ है, इससे बड़ा कोई कॉर्ड हो नहीं सकता। सबसे बड़ी जीवा होती है, आप मान लो ये बनाई आपने इसकी जीवा वृत्त में, तो ये सेंटर से जा रही है, पर ये इससे बड़ी हो सकती है नहीं हो सकती, मतलब नहीं बनता। जो सेंटर से जा रही है वही सबसे बड़ी है। देखो ये भी एक जो सेंटर से जा रहा है, देखो ये भी एक डायमीटर है, सबसे बड़ा होगा डायमीटर होगा ना। देखो तो जो सेंटर से जाता है मतलब कॉर्ड ही होते हैं, डायमीटर भी एक हिसाब से। अगर ये सेंटर से जा रहे हैं तो ये डायमीटर बन जाते हैं, पर है कॉर्ड का टाइप, तो ये सबसे लंबे होते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, क्या था क्वेश्चन, ये था द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज, क्या होता है डायमीटर, यानी व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है वृत्त की। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, द सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल विद साइड्स 5, 12 एंड 13 इज। सेमी पेरीमीटर निकालना है तो ये ट्राइंगल है आपको दी हुई, जिसकी साइड क्या है 5, 12 और 13। पेरीमीटर होता है बाउंड्री, तीनों साइडों का सम। तो 12 जमा 5 कितना होता है 17, जमा 13 कितना होता है 30। 30 आ गया इनका पेरीमीटर, पर इन्होंने सेमी बोला है, अर्ध परिमाप बोला है, तो आधा कर लो इसका, कितना आ गया 30/2 15। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद साइज 4 सेंटीमीटर इज। वॉल्यूम देखना है इसका, क्यूब है तो क्यूब के वॉल्यूम का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के वॉल्यूम का, ए क्यूब मतलब ए की घात 3, या साइड इंटू साइड बोल लो। ठीक है, तो साइड कितनी दी है इसकी, घन का बोला है ना, मतलब क्यूब का, जिसके सारे फेस बराबर होते हैं, जिसकी सारी साइडें बराबर होती, उसको बोला जाता है क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में यही डिफरेंस है, मतलब घन और घनाभ में। तो इसका क्या हुआ ए इंटू ए, तो मतलब साइड इसकी 4, एक डी है 4, तो मतलब सारी बराबर होती 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 इंटू 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। ठीक है, तो 64 इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी आर। तो बी दिया यहाँ पे, इसके कोऑर्डिनेट्स दिखने हैं मेरे को। तो देखो यहाँ पे एक तो 0, ये वाई एक्सिस पे पॉइंट दिया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक्स तो 0 होगा, 1 2। तो इस पॉइंट को आप किससे डिनोट करोगे, एक्स यहाँ पे 0 है तो एक्स पहले लिखा जाता है 0, और वाई यहाँ पे क्या है 3, तो 0,3। तो आप गलती ये करते हो कि आप 3,0 भी इसको लिख सकते हो। पहले वाले पोजीशन पे क्या होता है एक्स होता है, तो 0,3 आएगा। ठीक है, तो बी के पूछ रहा ना, तो 0,3 यहाँ पे दिया ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इन अ गिवन फिगर ए बी इंटरसेक्ट सी डी एट ओ, इफ एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 70 डिग्री, द वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ डी। तो ये दिया यहाँ पे
कि इसमें बोला है कि एंगल AOC 70 है, तो AOD कितना है। सिंपल सा देखो डायग्राम समझो आप। ये दिया है एंगल AOC 70, देखो लिखा है यहाँ पे। हमारे को निकालना क्या है, एंगल AOD। एंगल AOD का मतलब है AOD, ये वाला एंगल। तो आप खुद देखो, लीनियर पे आपने पढ़ा नहीं, रेख क्यों देखो दो लाइन है ऐसे, अगर ये वाला मान लो 80 है, तो ये वाला 100 होना चाहिए, क्योंकि ये एरिया मिला के लीनियर पेड़ बनता है, मतलब 180 डिग्री बनना चाहिए। ये अगर 70 है तो ये कितना हुआ 110। मतलब कैसे क्या कर सकते हो आप, माइनस कर सकते हो 180 माइनस 70 110, या ऐसे देख लो कि 70 और 110 कितना हुआ 180, क्योंकि ये 180 बनना चाहिए। अगर ये पूछा होता, ये पूछा होता तो ये भी 110 बनना चाहिए था, 70 110 180, तो इसका 110 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब सेक्शन बी स्टार्ट होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 17 ने दिया हुआ, जिसमें ये भी MCQ टाइप है, एक हिसाब से दो नंबर के क्वेश्चन रहेंगे सारे। तो इसमें A और B पार्ट है, एक नंबर के रहेंगे। तो देखो इसमें आपने असर्शन पढ़ना है और रीजनिंग देनी है उसकी। तो देखो यहाँ पे इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसमें बोला कि एक वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती है। और दूसरा बोला है कॉर्ड दैट आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। देखो ये बोला है, आप ये ध्यान देना। जैसे सर्कल वृत्त है ना, ये दो कॉर्ड है, मान लो ये दो कॉर्ड, अगर ये बराबर है ना, तो अगर मैं सेंटर से यहां से लाइन ड्रॉ करूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो ये देखो ये अगर बराबर है, तो जो इनके बीच की दूरी है ना, देखो यहां से लेकर यहां तक वो भी बराबर होगी, ये आपने प्रूव भी की होगी। ठीक है, तो इसमें बोला है, देखो ये होती है जीवा, मतलब कॉर्ड, ये जीवा है। अगर मैं लाइन ड्रॉ की तो बेटा ये लाइन भी बराबर होगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दूरी बराबर होगी, और ये कॉर्ड भी आपस में बराबर है। तो ये बात बोलिए, देखो पहली लाइन में इक्वल कॉर्ड, अगर कॉर्ड इक्वल है तो इनके बीच दूरी भी बराबर होगी, ये बात सही है। तो नेक्स्ट लाइन में बोला है कॉर्ड दैट आर इक्वल डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये बोला, दूसरे में बोला है कि अगर ये डिस्टेंस इक्वल है, देखो पहली में बोला ना ऐसे कि अगर ये कॉर्ड इक्वल है, ये कॉर्ड, ये मतलब ये जीवा इक्वल है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये दूरी, ये और ये बराबर होगी। दूसरे में बोला ऐसा कि अगर ये दूरी बराबर है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, तो ये कॉर्ड इक्वल होंगे, ये भी बराबर है, ये भी ठीक स्टेटमेंट है। तो दोनों ये ठीक है, असर्शन भी और रीजन भी दोनों ठीक है। बट इसमें जो रीजन जो है वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। देखो ये तो कन्वर्स है, इसका कन्वर्स मतलब उल्टा है। देखो थ्योरम में आपको पता है ना, उल्टी टाइप से चलती है, तो ये इसका उल्टा है। वन देखो उल्टा, देखो मैंने समझाया अभी आपको, पर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको, ये तो कन्वर्स है इसका ओनली। तो कन्वर्स से नहीं होता एक्सप्लेन। एक्सप्लेन तब होता है अगर ये बोला था कि ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, इसके थ्रू हम इसको इक्वल प्रूव करते हैं या इक्वल डिस्टेंट में प्रूव करते हैं। तो ये अगर परपेंडिकुलर वगैरह होता है, आपको कुछ लिखा हुआ, तब ये इसका रीजन हो सकता था। ये ओनली कन्वर्स है, तो क्या हो जाएगा इसका, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ये वाला नहीं होगा, ट्रू तो है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, B हो जाएगा। बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 17 के A का। अब B का देखो आप, B है, इसमें बोला है सेशन यूक्लिड डिफाइन अ पॉइंट एज दैट विच हैज नो पार्ट। ये आपको पता है कि यूक्लिड ने क्या बोला है, जो पॉइंट है उसका कोई पार्ट नहीं होता है, ठीक है, मतलब भाग नहीं होता है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड अ पॉइंट हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ बट नो थिकनेस। तो यूक्लिड ने ये तो नहीं बोला है कि लेंथ और ब्रेड्थ होती है, कहाँ बोला है उसने, नहीं बोला। देखो यहाँ लिखा है यूक्लिड के अनुसार लंबाई और चौड़ाई होती है और मोटाई नहीं होती। उसने ये नहीं बोला उसने कि लंबाई चौड़ाई होती है, पॉइंट में नहीं होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये वाली सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। अगर बेटा फॉल्स निकल गई ना एक भी, तो एक्सप्लेन तो कहाँ ही करेगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, इवेल्युएट यूजिंग आइडेंटिटी 102 रेज़्ड टू पावर 3। तो इसमें बेटा आपको इसको फॉर्मूले से करना है।
ठीक है, फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे, आइडेंटिटी लगानी है। तो देखो ये आपके पास 102 रेज़ टू पावर 3 करने को तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि 102 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया, 102 इंटू 102, पर ऐसा नहीं करना है, फॉर्मूले से करना है। ठीक है, लिखा है हमें आइडेंटिटी। तो इसमें आपको पता है कि पहले तो आपने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आप इसको कैसे लिख सकते हो, 100 + 2 का क्यूब लिख सकते ना बेटा। 102 को मैं 100 + 2 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे फॉर्मूला आया एक आपके पास a + b का होल क्यूब, क्या है, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, ये आपको फॉर्मूला है ये आपके पास। तो मैं देखो अब फॉर वैल्यू पुट करता हूँ, क्या हो जाएगी, देखो यहाँ से आपका फॉर्मूला शुरू हो रहा है ना, a कितना है 100 का क्यूब, b कितना है 2 का क्यूब, और 3ab, a कितना है 100, b कितना है 2 इंटू a + b, मतलब 100 + 2। तो अब देखते सॉल्व करते हैं, 100 इंटू 100 इंटू 100 कितना होता है, 100 इंटू 100 होता है 10,000। ठीक है, 10,000 इंटू 100 कितना हुआ, 10 लाख, 10 लाख हुआ। वरना देखो 10 लाख, 100 गुना 100 गुना 100, 10 लाख हुआ। 2 गुना 2 रेज़ टू पावर 3, 2 गुना 2 गुना 2 कितना हुआ 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये कितना हुआ, पहले ये कर लो बार सॉल्व, 100 इंटू 3 300 इंटू 2 600 हो गया है, 100 गुना 3 300 गुना 2 600, और अंदर कितना है 100 जमा 2 102। मल्टीप्लाई आ रहा हो तब भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ रहा है देखो, ये आ गया 10 लाख + 8 + 600 गुना 102 करना पड़ेगा। वैसे ना ये हमारे को ये प्लस नहीं करना चाहिए था। ठीक है, आप एक काम करो, इसमें जैसे ये 600 था ना, इनको प्लस करना रहने दो। जैसे ये 600 आया था यहाँ पे, देखो 100 गुना 3 300 गुना 2 600, 600 गुना 100 कितना होगा, जो 600 है ना वो इनको प्लस करना रहने दो, इससे थोड़ा आसान होगा। कर सकते हो आप ऐसे भी, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 102 गुना 600। तो अब 600 को आप 100 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, इससे और आसान होगा। देखो 600 गुना 100 कितना होगा, ये हो जाएगा 600 गुना 100 कर लो आप, कितनी जीरो लग जाएगी 4, 60,000। ठीक है, 600 गुना 2 कितना हुआ 1200। इसे हम मल्टीप्लाई से बच गए ना आप, नहीं तो आपको बड़ा करना पड़ता था मल्टीप्लाई। अब 0 0 में आसानी से होता है मल्टीप्लाई। अब ये है हमारे पास 60,000 + 1200। अब प्लस करना आसान है ना, देखो अब देखो लिखता हूँ मैं इनको, 10 लाख प्लस 60,000 हो गया। ठीक है, + 1200 + 8, तो कर लो इसको 8021,601, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 10,61,208, इस तरह से आपने इसको करना है। ठीक है, सिंपल था ये। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्रेस 0.2727 डॉट, मतलब रिपीट करा है, इन फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। तो इसको चेंज करना है हमारे को P/Q की फॉर्म में। तो ये है हमारे पास P/Q की फॉर्म। देखो आपको पता है जैसे ये 2.7 है, तो इसका मतलब होता है कि बार है इसके ऊपर, इन्होंने बार नहीं लिखा है, मतलब रिपीट कर रहा है ये इस तरह से क्वेश्चन जो इन्होंने लिखा है 27, तो इसमें बार भी उसका लिखा हुआ। देखो एक बात है, हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। आपकी बुक में है क्वेश्चन, बस इन्होंने क्वेश्चन चेंज किया है, क्वेश्चन वैसा ही है, नंबर चेंज किया है। अब आपने हमेशा ध्यान देना होता, देखो एक्स मान लिया ना, अब कई बार हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कई बार 100 से, कई बार 1000 से। आपने ये ध्यान रखना, जितने नंबर रिपीट कर रहे हैं, अगर एक रिपीट कर रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करना, अगर 2 कर रहा है तो 100 से, अगर 3 से कर रहे हैं तो 1000 से, 4 कर रहे हैं तो 10,000। इस तरह से आप कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे कितने रिपीट कर रहे हैं, 2 ही नहीं कर रहे हैं, 2727, ये बार बार आ रहे हैं। तो इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई करना, 10 से।
मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 इंटू एक्स कितना आ गया, 10 इंटू एक्स आ जाएगा, 10 इंटू सॉरी 10 नहीं यार 100, दो करें ना रिपीट तो 100 से करेंगे, ठीक है। तो 100 इंटू एक्स 100 इंटू 0.272727 ऐसे लिख सकते हो आप। देखो अब 100 इंटू एक्स कितना हुआ 100x। अब 100 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि दो रिपीट कर रहे बेटा। एक्चुअल में रीजन क्या होता है बेटा इसका, देखो मेरे को ना डेसिमल को ये डेसिमल पर ले जाना है, जो ये डिजिट ना दी हुई आपके पास नंबर दिए ना रिपीट कर रहे हैं जैसे ये कर रहा है, यहां तक ले जाना है मेरे को। अगर मैं यहां तक ले गया ना तो डेसिमल यहां आ जाएगा और 27 बन जाएगा। 27 बनाना है इसको, 0 पॉइंट में ना 27 बनाना है इसको। 27 बनाने के लिए आपको डेसिमल यहां ले जाना पड़ेगा। डेसिमल यहां ले जाने के लिए तो कितने 10 होने चाहिए, 2 10 होने चाहिए। 2 डिजिट है ना 1 2, तो 2 10 होने चाहिए। देखो आपने पढ़े हो ना छोटी क्लासों में 10⁻²। जब 2 हो तो राइट साइड की तरफ डेसिमल मूव करता है। तो 100 इंटू जब मैं इससे मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल मूव हो गया 2 स्टेप, तो क्या आ गया 27.27। ये आप लिखते रहो जितनी मर्जी लिखा आपने, 2 बार लिखो 2727 जितनी बार लिखना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो ध्यान देना इस बात पे। अब मल्टीप्लाई निकल लेगा बेटा, आप ये लिखो 100 लिखो 0.27, शॉर्टकट में करना है मल्टीप्लाई। शॉर्टकट में क्या डेसिमल करना है सिर्फ मूव, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 100x इज इक्वल टू 27.2727, ये आ गई सेकंड इक्वेशन मान लो उसको, और ये ऊपर वाली फर्स्ट मान लो। अब करना है आपने इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 की, ठीक है। माइनस करते हैं आपको पता ही है। अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड माइनस होती है राइट से राइट। देखो 100x माइनस एक्स, देखो ये लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन 1 की। और वैसे ही 2727 माइनस 0, तो यहाँ पे ये ना, चलो यहाँ 0 पॉइंट, यहाँ जैसे लिखता हूँ 0 पॉइंट, ये ना आपकी इक्वेशन 1, देखो 0.2727 डॉट डॉट 100x माइनस एक्स 99x। तो जब ये माइनस किया देखो 27 ये पॉइंट में सारे कट गए, 0 आ गया है, और 27 माइनस 0 27। तो बेटा यही तो इसमें किया जाता है, जो ये डॉट डॉट होता है ना, डॉट डॉट, इसी का ही सारा पंगा है। इसी को खत्म करने के लिए माइनस किया जाता है। डॉट डॉट भी सारा खत्म हो गया, तो 27 बचा, मतलब जो इनफाइनाइट था ना, रिपीट हो रहा था इनफाइनाइट, वो खत्म हो गया, तो 27 आ गया, ठीक है। तो 99x इज इक्वल टू 27, तो x इज इक्वल टू 27/99। तो अब आप इतना छोड़ सकते हो, आप काट सकते हो इसको, 3 से कट जाएगा, 3 से क्या 9 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 9 3 जा 27, 9 11 जा 99। तो x इज इक्वल टू 3/11 इसका आंसर। ये चेंज हो गया p/q की फॉर्म में 3/11, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दिए, इसमें x की वैल्यू 2 पुट करनी है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो ये आपके पास p ऑफ x दी है 2x² माइनस 3x प्लस 1। x कितनी पुट करनी है वैल्यू, आपको 2 करनी है। तो x की वैल्यू डालनी है मैंने, बस x की जगह क्या डालना है, 2 डालना है, बाकी कुछ नहीं करना। देखो तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह 2 डाल दिया, यहाँ पे x² है तो मतलब 2 का स्क्वायर, माइनस जहां बेटा x दिख रहा है तो वहां पे 2, अब ऐसे लिखना कि 2 सीधा लिख दिया, नहीं तो 32 नहीं बन जाएगा, 32 बन जाएगा, ब्रैकेट लगा लेना। 3 इंटू एक्स है ना इसका मतलब, प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ठीक है। तो 2 इंटू ये ना 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 प्लस 1। अब देखो 2 4 जा 8 हुआ माइनस 6 प्लस 1। देखो ध्यान दो इसमें, आप समझ गए होगे वैसे। देखो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 2 यहाँ पे बाहर है, तो 2 4 जा 2 इंटू 4 हुआ, ठीक है। 2 3 जा 6 हो गया प्लस 1, 2 4 जा 8 माइनस 6 प्लस 1, 8 माइनस 6 कितना होता है 2, सॉरी हाँ 2 होता है, 2 प्लस 1 3 इसका आंसर आ गया। 8 माइनस 6 हो रहा 2 प्लस 1 3 इसका आंसर। तो इतना इजी क्वेश्चन दिया है इन्होंने, बस वैल्यू डालनी थी इसमें।
अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, चेक वेदर द ऑर्डर्ड पेयर 2,3 इज सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये चेक करना है कि 2,3 इसका सॉल्यूशन है, ये चेक करना है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे नहीं। देखो ये दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अच्छा मैंने वही लिख दिया। ये क्वेश्चन है आपका 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। मेरे को चेक क्या करना है, चेक करना है मेरे को 2,3, ठीक है। 2,3 चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है ना, अगर ये तो क्या करता है, ये वेरीफाई करेगा। अगर मैं x और y की वैल्यू डालू ना यहाँ पे इसमें, तो ये 7 आना चाहिए आंसर। तो देखो मैं डालता हूँ वैल्यू, x की जगह मैं 2 डालता हूँ। ये होता है ना x, ये होता है y। 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 आ गया ना 7। और राइट हैंड साइड क्या है आपकी 7। तो देखो इसका सोल्यूशन कितना है 7 आ, तो 7 इज इक्वल टू 7, ये पहले 7 दिया। तो ये क्या है, सॉल्यूशन है। आप लिख सकते हो दिस इज अ, आप ये लिख सकते हो 2,3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। यस लिख देना है सीधा, ठीक है। सॉल्यूशन है ये, ठीक है। अगर ये मान लो 8 आता, 9 आता या 6 आता तो ये सॉल्यूशन नहीं हुआ था, सिंपल सी बात है। तो इसका हल ये है, मतलब इसका सॉल्यूशन है ये। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 22। इसमें बोला 2 एंगल फॉर्म अ लीनियर पेयर इफ वन एंगल इज 180 डिग्री फाइंड द अदर एंगल। ये आपको बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। देखो जैसे एक क्या बोला कि 2 एंगल लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। तो आपको पता है, मान लो ये लाइन है, एक ये लाइन है, इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। एक एंगल ये, एक एंगल ये। अगर ये मान लो ये अगर 100 डिग्री है तो ये 80 डिग्री होगा, ठीक है। आपको पता है कि ये लीनियर पेयर बोलते हैं इसको, रेखीय युग्म। मतलब इसका सम कितना होगा, इसका योग कितना होगा 180। तो इसको तो बोला जाता है। तो लीनियर पेयर ये लीनियर पेयर है, रेखीय युग्म है, इनका योग 180 होना चाहिए। तो वैसे ही बोल रहा है कि एक एंगल अगर देखो इसमें बोला है ना, यदि एक कोण 180 हो तो दूसरा कोण कितना होगा। तो इन्होंने यार एक कोण ही दे दिया 180। तो देखो ये पूरा ही 180 होता है। तो इसमें आप लिखना दूसरा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। 0 नहीं होगा। मान लो जैसे ये दोनों मिला के होते हैं 180, अगर ये पूरा एक ही 180 हो गया तो दूसरे के तो लिए तो बचा नहीं कुछ नहीं। 0 देखो लिखा है ना कि वन एंगल इज 180 डिग्री। या तो इन्होंने क्वेश्चन में कोई प्रिंटिंग एरर है, तो प्रिंटिंग एरर तो नहीं है, पर इन्होंने लिखा है कि अगर 180 तो दूसरा क्या होगा 0। इसके लिए कुछ नहीं बता, ठीक है। नेक्स्ट है इसका 22, इफ 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर 3x प्लस 10 एंड 5x माइनस 20 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, मतलब आप ये वाला भी कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, इनमें से एक करना है। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट समझो आप। जैसे ये आपके पास 2 लाइन है, ये लाइन है मान लो, ये और ये। देखो मैंने पहले बताया था एमसीक्यू में भी, ये और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट है। देखो इसके सामने ये भी इक्वल होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये उतना ये होगा। तो अब देखो उन्होंने बोला कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल है, तो और वो एंगल के नाम क्या है, देखो मतलब शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो उनके नाम क्या है, एक का है 3x प्लस 10 और दूसरे का नाम है 5x प्लस 5x माइनस 20। अब मैंने अपनी मर्जी से लगाया इसमें इक्वल टू साइन। ये बोला है कि वर्टिकली ऑपोजिट यानी शीर्षाभिमुख कोण इक्वल, ये जो है शीर्षाभिमुख कोण है और ये हमेशा इक्वल होते हैं, तब लगाया है। अपनी हर कहीं लग जाता है इक्वल टू साइन की। आप सोच रहे हो कि शो के लिए लगाया जाता है, शो के लिए लगाया जाता है, बहुत वैल्यूज की। तो अब देखो जब ये इक्वल है तो क्या लिख दिया, क्या लगा दिया बीच में इक्वल टू का साइन, और वैल्यू किसी निकालनी है मेरे को x की। तो देखो अब x एक साइड कर देंगे हम। आप चाहे इसको ले आओ इधर, चाहे इसको ले जाओ पर। देखो चलो मैं इसको ले आता हूँ 5x को इधर, 3x माइनस ये माइनस का हो जाएगा, और 10 को पर ले जाता हूँ 20। देखो पर ये तो पर ही रहेगा, इसका साइन नहीं होगा चेंज। 10 नहीं है गया पर है तो इसका साइन चेंज होगा, माइनस में होगा। तो 3x माइनस 5, 3 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस होता ना, तो 2x आ जाएगा। साइन बड़े के साथ क्या है माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो 20 प्लस 10 30, साइन माइनस का बड़े के साथ माइनस का। तो अब x की वैल्यू निकालनी है,
तो -30 है, इस -2 को भी पर ले जाओ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्या हो जाएगा डिवाइड, माइनस से माइनस कट, क्या आ गया 15 डिग्री, 150 नहीं, ये 15 डिग्री आया, ठीक है 15 डिग्री आ गया इसका आंसर, एक्स की वैल्यू 15 डिग्री नहीं, एक्चुअल 15 आया इसका आंसर, ठीक है 15 इसका आंसर आ गया। तो ये आपने ध्यान देना है इस पे। आप ऐसे भी कर सकते कि 5x को पहले ले जाते तो ये प्लस का हो जाना था, और जो ये था यहाँ पे 20 को ऊपर ले आते तो ये भी प्लस का हो जाना था, तो माइनस वाला चक्कर नहीं पड़ना था, आंसर वही आना तब भी 15 ही, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इसमें फिगर दी गई है ABCD एक पैरेललोग्राम है, मतलब समांतर चतुर्भुज है, इसका एक कोण दिया BCE दिया है 110, क्या निकालना है मेरे को, A और B निकालना है, A और B। तो देखो बेटा पैरेललोग्राम का यानी समांतर चतुर्भुज का अगर आप एक भी अंदर का कोण पता लग जाए ना तो आप सारे कोण निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो पर अंदर का कोण कोई नहीं दिया है, इन्होंने बाहर का दिया है, तो अगर ये 110 से तो अंदर वाला कितना होना, तो देखो इसको सिंपल लिखता हूं, एंगल, इस एंगल अगर मैं ये एंगल निकाल दूं ये निकल जाएगा बाहर के एंगल से, तो इस एंगल का नाम क्या होगा, इस कोण का नाम क्या होगा, एंगल BCD। BCD डिनोट करेंगे, देखो BCD, बाहर वाले का क्या है BCE, तो BCD का मतलब ये वाला एंगल BCD इक्वल टू 180 माइनस 110, 180 माइनस 110 कितना हुआ 70, क्यों आया देखो वही लीनियर पेयर ही आ गया यहाँ पे, देखिए क्यों ये जो मिला के कितने बनने थे 180, अगर ये 110 है तो ये कितना आ गया 70, 110 70 180, ठीक है। तो BCD कितना आ गया 70 डिग्री, अगर ये 70 डिग्री है तो देखो अब एंगल A कितना आ जाएगा, एंगल A पूछा नहीं इन्होंने, तो एंगल A कितना आ जाएगा, इसके सामने वाला है ऑपोजिट एंगल, तो ये भी कितना आ जाएगा 70 डिग्री, इसका रीजन लिख सकते हो आप ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो एंगल A 70 और इन्होंने क्या पूछा है B पूछा है, तो B ये कितना आ जाएगा ये वाला, तो देखो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ये भी पता है कि एडजेसेंट एंगल बोलते हैं इनको, आसन कोण, आसन कोण का योग मतलब साथ वाले ऑपोजिट होते हैं ना सेम, पर आसन कोणों का योग कितना होता है 180, तो ये एंगल A और एंगल B आसन कोण है, तो एंगल A कितना है, कितना है आपके पास 70, 180, तो वैसे आप एंगल B देखो 70 डिग्री पर चला जाएगा, तो 180 माइनस 70 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 110, ये भी आ गया 100, इस तरह से आ रहा है। तो आप सीधा देख सकते हो कि ये 70 है तो ये 70 है तो ये 110 होगा, क्योंकि ये मिला के 180 बने थे, पर शो करना पड़ता है ना, तो हमने क्या किया माइनस किया 180 माइनस 70, तो ये भी आपका हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 24 है, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल वेयर लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज 14 सेंटीमीटर। तो देखो इन्होंने बोला है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे लंबी जीवा 14 सेंटीमीटर हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो ध्यान समझना, इसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। ये वृत्त दिया है, सबसे पहले परिधि समझे, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, मतलब जो उसकी गुलाई है ये निकालनी हमारे को, कितनी गुलाई है 10 सेंटीमीटर है, कितने सेंटीमीटर है 20 सेंटीमीटर है, जितनी भी है, तो इसकी गुलाई यानी सर्कमफ्रेंस यानी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है 2 पाई आर, मतलब वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तो आर की वैल्यू चाहिए आपको, रेडियस दिए कहीं, त्रिज्या नहीं दिए ना, देखो दिए त्रिज्या कहीं नहीं दिए, अगर तो डायमीटर होता दिया हुआ, व्यास होता दिया हुआ, तब तो आप देखो व्यास होता दिया हुआ मान लो 10, तो 10/2 हो जाता, आर क्या होता, तो व्यास की आधी होती त्रिज्या यानी डायमीटर की हाफ होती है रेडियस, पर इन्होंने कुछ नहीं दिया है, इन्होंने क्या दिया जीवा बोला है, तो जीवा भी क्या है बेटा एक व्यास से, जीवा तब व्यास बन जाती है जब वो सेंटर से पास करे। तो देखो एक बात है यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोला है, मैंने बोला था आपको कि जो कॉर्ड होता है, देखो मैंने एमसीक्यू में आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, ये कॉर्ड है सारी, ये कॉर्ड एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट टच कर, जो ये व्यास है ना इसका डायमीटर ना सर्कल का, वो कहां से जाता है सेंटर से, अगर कॉर्ड बेटा सेंटर से जाने लग गया ना तो ये क्या बन जाता है डायमीटर बन जाता है, यानी जो जीवा है वो केंद्र से जाने लग गई तो वो व्यास बन जाती है, ठीक है। और ये सबसे लंबी लाइन होती है इसकी, होती है ना सबसे लंबी लाइन, ये सेंटर से जा रही है,
कोई भी लाइन हो जो सेंटर से जा रही है वो क्या होती है, व्यास होती है, और ये सबसे लंबा कॉर्ड होता है, यानी सबसे लंबी जीवा होती है एक हिसाब से। तो बाकी तो देखो साइड से जा रही है वो तो छोटी नहीं होगी। तो इसका मतलब है सबसे लंबा कॉर्ड है, तो मतलब इसका मतलब है कि वो डायमीटर है, यानी व्यास है वो। इन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से लिखा, डायरेक्ट नहीं लिखा इन्होंने। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तब भी आप इसको कर पाओगे। देखो तो कितना दिया है सबसे लंबा कॉर्ड, 14 दिया है, तो एक हिसाब से यही डायमीटर है इसका। तो त्रिज्या क्या होती है डायमीटर का, यानी रेडियस जो होती है वो हाफ होती है डायमीटर का, व्यास का, ठीक है। तो 7। अब आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2 × 22/7 पाई की वैल्यू, और आर कितना दिया है 7, 7 से 7 कैंसिल, कट गया, 22 × 2 44, और सेंटीमीटर में दिया हो तो 44 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी, सॉरी परिधि होगी, सरकमफ्रेंस गोलाई, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोला है पायल्स फादर हैज ट्रायंगुलर शेप्ड गार्डन विद साइड 5, 12 and 13 centimeter. He want to measure the area of garden. How Payal will help her father to find the area of garden? बेटा इसमें देखो त्रिभुजाकार, ये मतलब त्रिभुजाकार ये गार्डन है एक, जिसकी भुजा है 5, 12 और 13। इसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो ये त्रिभुज है, हीरोन फॉर्मूला आपने यूज करना है। एक इसकी 5 दी है, एक 12, 13, 5, 12 और 13 ये साइड दी है। आपको पता है ए लिख लेंगे हम, कोई भी साइड लिख ली, 5 दूसरी हो जाएगी 12, सी हो जाएगी 13, ठीक है, 13 हो जाएगी। तो आपको पता है हीरोन फॉर्मूला, हीरोन फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू, हीरोन फॉर्मूला यार, हीरोन फॉर्मूला है, हीरोन फॉर्मूला में एरिया इज इक्वल टू क्षेत्रफल कैसे आता है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको सब कुछ दिया है, ए भी दिया, बी भी दिया, सी भी दिया है, तो एस निकाल लो पहले। तो एस कितना होता है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप बोलते हैं इसको। तो पेरीमीटर कैसे निकाला जाता है बेटा, पेरीमीटर क्या होता है, जैसे सरकमफ्रेंस थी ना, तो वैसे भी जो बाउंड्री जो ना इसकी बाउंड्री का सम होता है, इसको बोलते हैं पेरीमीटर, यानी परिमाप। तो कितना हो जाएगा 5 + 12 + 13, 12 × 5 = 17 और जमा 13 30, ठीक है। तो अपॉन 2, चलो ये तो पेरीमीटर हुआ ना एक हिसाब से, एस नहीं हुआ, ये क्या हुआ पेरीमीटर। तो एस क्या हो जाएगा 30/2, एस आ गया आपका 15 आ गया, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। तो ये वैल्यू पुट कर दो अब यहाँ पे, तो क्या आ जाएगी, एस की जगह पे 15, और ये 15 - 5, ए की वैल्यू, ठीक है, बी की वैल्यू 15 - 12, और सी की वैल्यू कितनी है 13 है, तो 15 - 13। अब देखो इसको सॉल्व करो, 15 - 5 कितना होता है 10, 15 - 12 कितना होता है 3, 15 - 13 कितना होता है 2। तो अब देखते हैं इसको थोड़ा चेंज करके लिखते हैं। 15 को मैं क्या लिखता हूँ अभाज्य गुणनखंड में, यानी प्राइम नंबर में, तो 3 × 5, और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 × 5। ये तो पहली प्राइम नंबर है, मतलब अभाज्य संख्या है, 3 × 2। अब पेड़ बनाओ, अगर बनते हैं, ये बन गया देखो पेड़, ये आ गया 12 से, ये भी बन गया पेड़, ये भी आ गया 12, अब ये भी बन गया पेड़, ये भी आ गया 12, 3 × 5 = 15, 2 × 30, 3 × 5 = 15, 2 × 30, इसका आंसर आ गया। और साथ में क्या है, किस में दिया हुआ है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर में होता है क्षेत्रफल, एरिया किस में होता है मीटर स्क्वायर में या सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये मीटर स्क्वायर में इसका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। अ कॉनिकल पेपर हैज अ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स स्लांट हाइट। आपने कोन में, यानी आपने शंकु में देखा है बेटा, जैसे आइसक्रीम होती है वो शंकु की शेप में होती है, देखो इस तरह का होता कौन, ये मान लो कौन है। इसमें बेटा 2 हाइटें होती है, एक होती है स्लांट हाइट, ये तिरछी जो हाइट होती है ना, ये अलग होती है, ये अलग होती है। तो कई बार जो है मतलब आयतन निकालने के लिए हम क्या करते हैं यूज, सिंपल हाइट यूज करते हैं, सिंपल हाइट, यानी वॉल्यूम निकालने के लिए। जब एरिया निकालना हो तो इसकी कौन सी हाइट यूज होती है, स्लांट हाइट, तिरक ऊंचाई जिसको बोलते हैं। तो तिरक ऊंचाई निकालनी है, तो तिरक ऊंचाई का आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, L² =
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, इन्होंने क्या बोला तीर की ऊंचाई निकालनी है, स्लांट हाइट, इन्होंने रेडियस 3 दी है और हाइट 4 दी है, तो बहुत आसान है ये भी। तो देखो एल स्क्वायर, आर की रेडियस दी है इन्होंने 3, त्रिज्या 3 दी है और ऊंचाई 4 दी है। देखो 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, तो कितनी आ जाएगी, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3, 3 इंटू 3, 4 का स्क्वायर 4 गुना 4 तो 16, तो एल स्क्वायर कितना आ गया 9 जमा 16 25। आपको एल स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, आपको एल की वैल्यू चाहिए, तो एक साइड स्क्वायर हटता है, तो ये यहाँ पे क्या लगता है अंडरूट, तो अंडरूट 25 कितना होता है 5 नहीं होता है, पता ना आपको 5 का स्क्वायर होता है 25, तो तीर की ऊंचाई कितनी आ गई 5, तो ये भी आपका हो गया, मतलब स्लांट हाइट आपकी 5 निकलेगी। तो इसमें आप ये वाला भी कर सकते थे और ये वाला भी कर सकते थे, तो दोनों आप कर सकते थे इसमें, इनमें से मतलब एक कर सकते थे आप कोई भी। तो आइसक्रीम, अब इसी का ये वाला दिया है, इसमें क्या है रेडियस दी है 3.5 और हाइट दी है 10 सेंटीमीटर, फाइंड कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इन्होंने पहले दिए आपको स्लांट हाइट और क्या बोला है सी एस निकालना है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इसका, ठीक है, क्या बोला है क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन्होंने लिखा नहीं पर लिखा देता है इनको हिंदी में भी यहाँ पे। तो देखो सी एस से ऑफ कोन मतलब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो पाई आर इंटू एल प्लस आर है, जो पूरा ना वो संपूर्ण है टोटल है, वक्र बोला है तो पाई आर एल है, वो पाई आर एल है तो है, ठीक है। तो पाई की जगह पे 22/7 और रेडियस कितनी दी है इन्होंने, पहले दी है त्रिज्या 3.5 और एल स्लांट हाइट कितनी दी है इन्होंने, देखो स्लांट तीर की ऊंचाई कितनी दी है 10। तो अब देखो इसको सॉल्व करता हूं, आप ऐसा कर सकते हो कि दशमलव को खत्म कर सकते हो, दशमलव डेसिमल खत्म किया तो नीचे क्या लगा 10, किया जा सकता है ना, देखो आसान होगा क्वेश्चन सॉल्व करना। और ये 10 पहले है तो 10 से 10 कट गया, 7 से ये काट लो 35, 5 आ गया, तो 22 गुना 5 110 ये बचा आपके पास, तो 110 आ गया इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेक्शन सी स्टार्ट होता है, इसमें बोला है क्वेश्चन नंबर 27 में फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, और ये 3 नंबर के क्वेश्चन है। अब तो इसमें जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू, इसमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब एक बार एक्स 2 दिया है, एक बार एक्स कितना पुट करना है -1, सेम मतलब होता है इसका, देखो p -1 मतलब एक्स कितना -1 और एक बार इन्होंने लिखा है x = 2, तो मतलब ये जो है इसमें 2 पार्ट है एक हिसाब से, और जैसे पहले था क्वेश्चन वैसे ही है, इजी क्वेश्चन है। p of x = x³ - 2x² + 3x - 4 ये है। तो पहले क्या करना है पुट x = 2, तो x = 2 मतलब x की जगह पे आपने कितना पुट करना है 2 पुट करना है, p of 2, तो यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा 2, तो 2 का क्यूब आ जाएगा, उसके बाद -2x² है तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3x है तो 3 × 2 + 4, तो 2 का क्यूब कितना होता है 2 × 2 = 4 × 2 = 8, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 2 × 2 कितना होता है 4, तो 4 गुना -2 भी बार इसमें मल्टीप्लाई, तो ये -8 और 3 × 2 = 6 + 4, तो देखो 8 - 8 0, 6 × 4 10, तो ये वैल्यू किसकी आ गई p of x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसके बाद p of -1 पुट करना है, ठीक है, तो p of अब x की जगह मैंने -1 रखना है, p of -1, तो x की जगह पे -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 × -1 3x है ना, और -4, देखो ध्यान देना इस पे, बस x की जगह -1 पुट किया। अब आगे देखिए -1 का क्यूब कितना होता है -1 × -1 × -1, देखो -1 × -1 × -1, जब 3 बार आ गया ना माइनस, तो 1 का क्यूब तो चलो 1 ही होता है,
पर माइनस लगेगा बेटा, 3 बार आया देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस। अगर 4 बार आता तो प्लस हो जाना था, फिर माइनस इंटू माइनस और हो जाना था प्लस। 2 बार आता तो प्लस होना था। तो देखो अब -1 का स्क्वायर कितना होगा, +1 होगा ना। देखो अब 2 ही बार है मल्टीप्लाई, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा, और बार कितना है -2, तो -2 इंटू +1 कितना आएगा -2, और ये कितना है यहाँ पे 3 इंटू -1 -3, और ये -4। और तो ये देखो अब यहाँ पे माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो ये आ गया -3, और इसको इसको कर लो माइनस माइनस प्लस, तो -3 प्लस 4 -7, और ये कितना आ गया 7 + 3 कितना आ गया 10, किसका माइनस का। तो एक में प्लस का 10 आया, एक में माइनस का 10 आया। अच्छा इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ऊपर मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है, ये जैसे -1 ये -4 था ना, यहाँ पे मैंने यहाँ पे +4 कर दिया खुद ही, ऐसी मिस्टेक होती है मेरे से। तो 6 - 4 करना है आपने, ठीक है। 6 - 4 कितना होगा 2, इतना सा करना बस। जैसे ऊपर था ना -4, बस लिखा मैंने गलत है, बाकी नहीं हुआ, कैलकुलेशन की गलती नहीं है। -4 था, मैंने प्लस कर दिया खुद ही, तो ये माइनस का 4 है, तो 6 - 4 2, बाकी ये ठीक है। तो P ऑफ 2 कितना आया 2, और P ऑफ -1 कितना आया -10। तो ये आपका सोल्यूशन है। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28, ऑन अ मैप ऑफ सिटी ड्रॉन ऑन कोऑर्डिनेट प्लेन अ हॉस्पिटल इज लोकेटेड एट पॉइंट A4,3। तो देखो इसमें बोला है एंड स्कूल इज लोकेटेड एट -2,3। इसमें बोला है देखो, एक है ना हॉस्पिटल, एक ग्राफ पे दिया हुआ आपको जिसमें हॉस्पिटल है 4,3 पे और स्कूल है -2,3 पे। तो देखो मैं इसके लिए ग्राफ बना लेता हूँ ऐसा। जैसे ये हो गया मान लो ग्राफ, वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हो गया ग्राफ। तो अब देखिए इसमें नाम भी कर लिख देता हूँ, 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4। ये आपको पता है कि वाई एक्सिस ऊपर को प्लस का होता है और नीचे को माइनस का, एक्स एक्सिस इस साइड को प्लस का, इस साइड को माइनस का। इन्होंने बोला क्या बोला, इन्होंने बोला कि जो हॉस्पिटल है, अस्पताल है, वो है 4,3 पे। तो x4 y3, तो x4 y3 यहाँ पे आएगा। देखो x4 y3 इस तरह से आएगा ना। और दूसरा बोला इन्होंने कि जो स्कूल है वो है -2,3 पे। तो देखो यहाँ पे ये x -2 y3, तो यहाँ पे आएगा -2,3 पे। तो अब इन्होंने देखो ये तो बना दिया आपने ग्राफ। अब इन्होंने बोला है कि इन्होंने क्वेश्चन पूछे, इन विच क्वाड्रेंट इज द हॉस्पिटल लोकेटेड। हॉस्पिटल जो है वो कौन से क्वाड्रेंट पे। तो हॉस्पिटल जो है देखो, ये 4,3 है आपका हॉस्पिटल, हाँ ये हॉस्पिटल है। तो हॉस्पिटल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, फर्स्ट चतुर्थांश पे। देखो ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये होता है ना, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपने पढ़ा है। तो हॉस्पिटल हो जाएगा फर्स्ट पे, ठीक है। तो इसमें ये नदी हो, पहले का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, ऐसे लिख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड का आंसर, इन विच क्वाड्रेंट इज द स्कूल लोकेटेड। विद्यालय किस चतुर्थांश में। अब स्कूल यहां पे देखो, तो स्कूल है सेकंड पे, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब दूसरा चतुर्थांश। तीसरा है यहाँ पे पूछा हुआ, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हॉस्पिटल एंड द स्कूल अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखो ये हॉस्पिटल है, ये स्कूल है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। अब देखो यहाँ पे ना, देखो कितने स्टेप पे, देखो एक हिसाब से यहाँ पे वो मतलब इसके समांतर देखा है ना हमने। तो देखो एक स्टेप, 2 स्टेप, फिर 3 4 5 6 हुआ ना। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 स्टेप है, तो 6 यूनिट हो जाएगा। आप ऐसा लिख सकते हो 6 इकाई। यहाँ पे ये नहीं दिया ना कि सेंटीमीटर मीटर, तो इकाई लिखना पड़ेगा, यूनिट लिखना पड़ेगा, डिस्टेंस है ना एक है, ठीक है। तो ये 6 यूनिट हो जाएगा इसका।
तो ये भी हमारा खत्म हुआ। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। टू पैरेलल लाइंस L and M cut by transversal line T. Its one corresponding angle is 90 degree. Find the other corresponding angle, vertically opposite angle, adjacent angle. देखो दो समांतर रेखा है L और M, उनको तिर्यक रेखा काटती है T। संगत कोण एक दिया है इन्होंने 90, दूसरा निकालना है हमारे को, दूसरा संगत कोण, शीर्ष अभिमुख कोण, आसन कोण। तो ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा तो बहुत इजी है आपके लिए। देखो दो लाइन है, सबसे पहले तो ये बना दी मैंने, दो लाइन है, पैरेलल लाइन है, ये समांतर रेखा है ये, ठीक है। इनका नाम है L और M, इसको एक रेखा काट रही है T, ये T लाइन इनको काट रही है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि इसका एक कोण है 90 डिग्री, ठीक है, मतलब कोई भी कोण मान लो आपने, ये वाला मान लिया आपने 90 डिग्री, ठीक है। और क्या निकालना है अब हमारे को, दूसरा संगत कोण। अब देखो इसका संगत क्या हुआ, ये यहाँ पे, इसका संगत क्या हुआ, ये यहाँ पर। तो दूसरा संगत कोण कितना होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। अगर दो लाइन पैरेलल हो, उनको तीसरी रेखा काटे, तीसरी लाइन काटे, तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट का क्या आ जाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है बेटा तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। संगत कोण पूछा है इन्होंने, इसका संगत ये नहीं हुआ यहाँ पे। अगर आप ये लेते ना, ये वाला लेते मान लो 90, एक लेना था हमारे को, तो ये भी 90 होना यहाँ पे। संगत कोण तो बराबर ही होते, इसका संगत ये होगा यहाँ पे, जितना ये होना उतना ये होना, ये पड़ा मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो अब नेक्स्ट है, सेकंड पूछा है इन्होंने शीर्ष अभिमुख कोण। तो शीर्ष अभिमुख कोण लिख लो, शीर्ष अभिमुख कोण मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जैसे ये जितना इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या हुआ, ये आपने पढ़ा है कि जो जब दो लाइनें कटती है, जैसे ये और ये लाइन कटती है, देखो ये और ये लाइन कट रही है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो ये भी क्या हो जाएगा 90, देखो जितना ये उतना ये होगा। अगर ये 90 तो ये भी 90 होगा। तीसरा है, तीसरा क्या पूछा है, आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जैसे आप एडजेसेंट कोई देख लो इसमें, चलो लिख लेता हूँ पहले 180 माइनस 90। अब मान लो ये है जैसे एंगल है, इसका एडजेसेंट क्या हुआ, ये वाला हुआ ना। तो वो कैसे निकला, अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा, देखो अगर ये 90 है ना तो ये भी 90 होगा, क्योंकि ये यहाँ पे लीनियर पेयर बने। पर हमारे को ये इस तरीके से देखना चाहिए, जैसे ये और ये ना, यहाँ पे इनका सम कितना होता है, एक आपने पढ़ा भी होगा, ये अगर दो पैरेलल लाइन है उनको तीसरी लाइन कट करे, जो यहाँ पे उस लाइन के सेम साइड में बनने वाले एंगल का सम कितना होता है 180। ये और ये एंगल बेटा 180 होते हैं, ये और ये भी 180 होते हैं। अगर ये 90 है तो ये भी कितना होगा 90। कैसे निकला ये 180 माइनस 90 से, इनका सम होता है 180। मान लो ये होता आपका 70 डिग्री, मान लो 70 डिग्री होता, तो ये कितना हुआ था 110 माइनस 70, सॉरी 180 माइनस 70, 110 डिग्री हो जाता है। मतलब इसका योग होता है 180। तो यहाँ पे ये कितना दिया है 90, तो ये निकालना है हमारे को। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 माइनस 90 हो जाएगा, ठीक है। तो सारे ये 90 निकल जाएंगे। तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। इन अ ट्राइंगल ABC एंगल A इक्वल टू 50, B इक्वल टू 60, फाइंड C। ऑल्सो स्टेट द प्रॉपर्टी यूज। त्रिभुज में बेटा एंगल A दिया ना 50, दूसरा 60 दिया है, C निकालना है हमारे को। तो ये मान लो त्रिभुज है आपकी, कैसी त्रिभुज हो, ठीक है। ये त्रिभुज है आपकी, ये A लिख लिया, ये B लिख दिया, C लिख दिया। इसमें एंगल A दिया है 50 और B दिया है 60, C निकालना है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों एंगल का योग कितना होता है 180। तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो A की जगह मैं 60 रखूंगा, B की जगह पे 50 रखूंगा, C निकालना है। तो 50 प्लस 60 कितना है 110 प्लस एंगल C
सी बराबर 180, तो एंगल सी कितना आ जाएगा 180 माइनस 110, तो एंगल सी आ जाएगा 70 डिग्री। देखो 50 और 60 हो गया ना, 110 तो 70 नहीं बचा इसके लिए, क्योंकि तीनों का ये होगा 180 तो एंगल सी 70 डिग्री आ गया, 70 डिग्री। तो इन्होंने ये भी बोला कि कौन सी प्रॉपर्टीज में यूज की, तो इसको बोलते बेटा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का योग गुणधर्म। ठीक है, मतलब जो त्रिभुज के जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो वही प्रॉपर्टीज में यूज की, वही थ्योरम में यूज की है। तो ये भी आपका हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट इसी में दिया ये वाला, आप ये भी कर सकते हो। इसमें क्या बोला है कि ट्रायंगुलर पार्क है जिसका एक एंगल है 45 डिग्री, एक 65, फाइंड थर्ड एंगल। तो बेटा ये भी वैसे ही क्वेश्चन है। देखो एक एंगल है ना दिया हुआ 45 और एक है दिया हुआ 65, तीसरा एंगल निकालना है हमारे को। ठीक है, ये बोला फाइंड द थर्ड एंगल, तो थर्ड एंगल मान लो सी है, इसको हमने ए भी मान लिया, ए 45 दिया, बी 65 है, तो इनका योग भी कितना होगा बेटा 180। तो 65 जमा 45 कितना हुआ, ये हो गया हमारे पास 110 जमा एंगल सी बराबर 180, तो एंगल सी बराबर 180 माइनस 110 कितना आ जाएगा 70 डिग्री आ गया। तो इन्होंने बोला है कि ये तो चलो निकाल दिया, और साथ में क्या बोला इन्होंने, ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी से ही हुआ, पर इन्होंने प्रॉपर्टी नहीं पूछी है, प्रॉपर्टी आप फिर भी लिख सकते हो खुद। अब देखो इन्होंने पूछा है यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंगल। एक एंगल बेटा 45 है, एक 65 है, एक है 70, तो तीनों बराबर नहीं है, नहीं है ना बराबर। जब बराबर नहीं है तो उस कोण को क्या बोलते हैं, उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, उस त्रिभुज को एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, मतलब न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं उसको। ठीक है, ये बताना था इसका, क्योंकि इसके एक भी कोण बराबर नहीं है। मतलब इससे में देखो हमारे ये है ना, जो कोण आए ना इसके वो 190 डिग्री से कम आए सारे, 90 से आया ना कम, तब बोला इसको एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है जो 90 से कम हो, जो 90 डिग्री से कम हो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। अब इसके तीनों ही एंगल आए न्यून कोण, मतलब 90 से कम, तो इसको क्या बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ये भी हमारा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बोला इन ए सर्कल विद सेंटर ओ टू इक्वल कोर्स ए बी एंड सी डी सबटेंड एंगल्स 70 डिग्री एंड x डिग्री रिस्पेक्टिवली एट द सेंटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, स्टेट द थ्योरम यूज्ड। ये भी इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें बोला है ये आपका वृत्त है, यहाँ पे सर्कल है, दो बराबर कॉर्ड है, मतलब जीवा, दो बराबर जीवा है। इन्होंने बोला है कि वो जो है वो देखो उनका सेंटर ओ है और एक कॉर्ड का नाम है ए बी और दूसरे का है सी डी, सबटेंड एंगल एट 70 डिग्री एंड एक्स। देखो एक दे दिया ना ए बी नाम आपने, एक दे दिया सी डी, और ये जो सेंटर पे जो एंगल बना रही है, देखो ये भी सेंटर पे एंगल बनाएगी कुछ, सी डी भी सेंटर पे एंगल बनाएगी कुछ, बनाएंगे। देखो जैसे ए बी था, ये कॉर्ड जीवा थी, सेंटर पे एंगल बनाया, तो ए बी बना रही है 70 डिग्री, तो ये पूछा इन्होंने कि सी डी बना रही है एक्स, तो एक्स बोला है इन्होंने, पर एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब कितना है एक्स, ये निकालना है हमारे को। ठीक है, समझ गए हो गया आप। तो इसमें ये निकालना है हमारे को, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स कितना हो जाएगा, ये इसका नाम है ओ, तो इसमें जो x हो जाएगा, देखो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। पहले तो देखो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये क्यों हुआ ये मैं बताऊंगा आपको। तो देखो एंगल ए ओ बी दिया है 70 डिग्री, तो एंगल सी ओ डी कितना दिया है, सी ओ डी एक्स दिया है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री।
जितना बेटा ये ना उतना ही होगा। क्यों? इसमें थ्योरम बतानी हमारे को कौन सी यूज हुई है, इसमें थ्योरम यूज हुई है कि जो इक्वल कॉर्ड है वो सेंटर पर इक्वली एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी थ्योरम यूज हो जाएगी? इसमें थ्योरम यूज हो जाएगी इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, थ्योरम है आपकी बुक में, इक्वल कॉर्ड्स मेक इक्वल एंगल एट द सेंटर। इक्वली एंगल बनाते हैं, हिंदी वाले लिख सकते हैं कि बराबर जीवाएं मतलब कॉर्ड केंद्र पर बराबर ही कोण बनाती है। ठीक है, तो इतना सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बोला है द साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर पार्क आर 13 एंड 14 इफ इट्स पेरीमीटर इज 42 फाइंड एरिया ऑफ द पार्क यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है हमारे को। इसमें देखो सबसे पहले तो ट्रायंगल बना लेते हैं। ये जो ट्रायंगल है इसमें एक साइड दी है 13, एक दी है 14, तीसरी साइड दी है। ठीक है, तो तीसरी साइड के बदले इन्होंने क्या दिया है? पेरीमीटर दिया है, मतलब इन्होंने पेरीमीटर दिया है इसका। देखो ये साइड दी है, तो आपको पता है कि जो पेरीमीटर जो परिमाप होता है ट्रायंगल का, परिमाप दिया है ना इन्होंने 42। देखो ए दिया है इन्होंने, ए मान लो 13, बी है 14 और पेरीमीटर दिया है इन्होंने 42। अब एक चीज देखना आपने, अगर पेरीमीटर निकालना हो बेटा यानी परिमाप निकालना हो तो आप साइडों को प्लस करते हो, करते हो ना प्लस। अब ये अगर 13 है ये 14 है, तो 13 और 14 ही है ना, हाँ 13 और 14 है, तो कितना हो गया? 27 हो गया ना, 27, 13 और 14 27। तो इसके लिए कितना बचा? 15 बचा, 15, क्योंकि ये मिलाकर कितना बनने जितनी साइड है 42, क्योंकि इसका पेरीमीटर है 42 परिमाप इसका, तो ये 13 ये 14 ये 15 होगी, तब बनाना है 42। पर हमारे को ऐसा थोड़ी करना। देखो आपने क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 42। तीनों साइडों का सम कितना दिया है? यहाँ पे पेरीमीटर दिया 42, तो a और b की वैल्यू है a की 13 है, b की 14 है, प्लस c इज इक्वल टू 42। तो c इज इक्वल टू 13 और 14 कितना होता है? 27। तो 42 माइनस 27 कितना आ गया? 15 आया ना, 15। देखो आप ऐसे देख सकते हो कि 13 और 14 27, इसके लिए कितना बचा? 15। पर निकालना पड़ता है हमारे को, शो करना पड़ता है वो कैसे आया, वो माइनस करके। तो सी ये आ गया आपके पास साइड 15। अब हीरोन फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, उससे पहले एस निकाल लेते हैं। चलो हीरोन एस निकाल लेते हैं। एस क्या होता है? जो पेरीमीटर का हाफ, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप होता है। तो 42/2 कितना आ गया? 21। अब हीरोन फॉर्मूला यूज करते हैं। हीरोन फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है आपके पास एस इंटू रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब देखो एस की वैल्यू कितनी है? एस की वैल्यू है 21 और 21 माइनस ए की जगह डाल दो 13, बी की जगह डाल दो 14, 21 माइनस 14 और इसकी जगह डाल दो 15, 21 माइनस 15। तो अब देखिए 21 माइनस 13 कितना होता है? 21 माइनस 13 होता है 8 आ गया। ठीक है, 21 माइनस 13 8 हो गया। और 21 माइनस 14 कितना होता है? 7। 21 माइनस 15 कितना होता है? 6। तो अब यहाँ पे ये आ गया। अब इसको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 21 को हम क्या लिख सकते हैं? अब भाज्य गुणनखंड में 7 गुना 3 प्राइम नंबर में लिखते हैं हम इनको। देखो 21 है ना, 7 गुना 3। और 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसा नहीं करना, 4 गुना 2। आपने क्या करना है? 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, तो 8 आ गया। ऐसा नहीं करना, 4 तो फिर प्राइम नंबर नहीं है ना, भाज्य संख्या चाहिए मेरे को। तो एक साथ पहले ये और 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 3। तो अब देखते हैं इसमें पेड़ बनते हैं कि नहीं। देखो 7 और 7, तो ये आ गया 12, ये लाइन लगी ना, 7 आ गया 12। ठीक है, 7 आ गया 12 अंडरूट से, और एक 3 और 3 ये भी आ गया 12, ये भी आ गया 12, 2 बचा हमारे पास। अब ये 2 बचा, ये 2 बचा, ये भी आ गया 12। ठीक है, सारे आ गए 12।
तो कितना है आंसर? 7 गुणा 3 21 गुणा 2 42 42 गुणा 2 84। ये आपका आंसर, सॉरी ये मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट और मैं देखो ये मैं आपके सामने नहीं करूंगा क्योंकि इसमें दिक्कत है क्वेश्चन है। एक तो ये डेसिमल में ना, इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है तो बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएगी। डेसिमल में ना, और इसमें पहले हमारे को रेडियस निकालनी पड़ेगी, रेडियस निकालनी पड़ेगी, फिर हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लांट हाइट दी है तो आप खुद इसको ट्राई कर सकते हो। और हाइट 24 मीटर। एक शंकु के आकार के तंबू की त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 24 है। क्या क्या निकालना है? तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट निकालिए। तंबू का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA। तंबू में एकत्रित हवा, एयर कंटेंट इन टेंट, तो ये भी निकाल लिए। तो इसको करने के लिए देखो सबसे पहले तो स्लांट हाइट निकालनी है। रेडियस दी है मतलब त्रिज्या दी है यानी R कितनी दी है 7 और H है 24। सबसे पहले बोला स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट का फॉर्मूला आपको पता है, तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो R की जगह पे 7 रखना है, 7 का स्क्वायर, और H की जगह पे 24 रखना है, 24 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर होता है 7 गुणा 7 49, 24 का स्क्वायर होता है 24 गुणा 24 होता है, ये शायद 476 होता है। 476 476 नहीं यार 576। हाँ 576 होता है। 24 इंटू 24 576। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 576 कितना आ जाएगा? 625। तो 625 आ गया है। तो 625 आ गई। L स्क्वायर आ 625 पर आपको L की वैल्यू चाहिए, तो एक साइड स्क्वायर हटा दूसरी साइड अंडरूट लगा। तो 625 का अगर आप अंडरूट निकालो, ऐसे दो दो के पेड़ बनाओ, इस तरह से निकालो, ठीक है। जैसे 5 से जाएगा तो दो दो के पेड़ बनेंगे, तो इस ये आ जाएगा 25 आ जाएगा, 4 बार आएगा 5 इसमें, तो ये 25 आ गया। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट बोला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, तो CS से निकालना है, इसका मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो क्या होता है? CS से बोलते इसको, हिंदी वालों ने लिखा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। CS ऑफ टेंट क्या हो जाएगा? πRL। तो पाई कितना है? 22/7 होता है, और R हमारे पास 7 है, और L हमारे पास कितना है? 25। ठीक है, πRL, तो 7 से 7 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास? 22 और 25। तो 25 गुणा 22 कितना होता है? 250 500 और 50 550 550 आ गया, ठीक है। और ये मीटर में आएगा। $550 मीटर स्क्वायर एरिया है ना ये, ठीक है। तो 550 मीटर स्क्वायर आ गया, क्षेत्रफल था ये। अब नेक्स्ट है तंबू में एकत्रित हवा। तो अब हवा निकालने के लिए बेटा कितनी है एयर है या कितना पानी है, तो उसके लिए क्या किया जाता है? आपने मतलब उसके लिए वॉल्यूम निकाल जाता है, आयतन निकाल जाता है। तो अब आयतन निकालते हैं इसके, ठीक है। तो आयतन, वॉल्यूम ऑफ टेंट, वॉल्यूम क्या आ जाएगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला है 1/3 πr²h। जो कोन होता है यानी शंकु, उसके आयतन का फॉर्मूला है 1/3 πr²h वॉल्यूम का। तो वैल्यू पुट करते हैं 1/3, पाई की जगह पे 22/7, और R कितना है आपके पास? R है 7, तो 7 × 7, ठीक है। R 7, तो 2 बार आ गया 7, और H आपके पास, H कहाँ गया? H 24। देखो इसमें वॉल्यूम में बेटा स्लांट हाइट नहीं होती यूज, इसमें सिंपल हाइट होती यूज। 7 से 7 कट गया, कितना बचा आपके पास? 22 × 7 154, और 3 से आप ये काट लो 24,
कितना आ गया 8, तो 154 गुणा 8, तो 154 गुणा 8 करना पड़ेगा अब आपको। तो 154 गुणा 8 हो गया 1232 होता है मीटर क्यूब, मीटर क्यूब में। ठीक है, जो वॉल्यूम होता है वो मीटर क्यूब में होता है। तो इतनी एयर इसमें है, इतनी हवा है, तो 1232 मीटर क्यूब इसका आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट है इसी में, ये देखो और में, तो आप इसको भी कर सकते हो। इसको देखिए, अगर इसमें बोला स्पेरिकल वाटर टैंक हैज रेडियस ऑफ 7 मीटर, स्पेयर है एक, तो रेडियस दी है उसकी 7। क्या निकालना है मेरे को? सरफेस एरिया निकालना है। वाटर कंटेन्ड इन टैंक, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पेंट द टैंक एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो सबसे पहले क्या निकालना है? सरफेस एरिया ऑफ, देखो ये वाला क्वेश्चन था ना, सरफेस एरिया होगा, सरफेस एरिया और हाँ, तो अब इसमें सरफेस एरिया निकालना है सबसे पहले। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए देखिए, सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर, इसका फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ टैंक। ठीक है, तो स्पेयर है ना, देखो सरफेस एरिया ऑफ टैंक क्या हो जाएगा? इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी दी है आपके पास? रेडियस दी है 7 दी है यहाँ पे। ठीक है, तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास? 22 गुणा 4 88 और एक 7 बच गया। तो 88 गुणा 7 कितना होता है? तो 88 गुणा 7 करना पड़ेगा आपको, 616 मीटर स्क्वायर। ये आ गया इसका सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये बेटा इसमें पूछा था गोले का, गोला होता है स्फीयर, तो गोले का था सरफेस एरिया, क्षेत्रफल। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट है वाटर कंटेन्ड इन द टैंक। जो ये टैंक है ना, स्फीयर की शेप का है, गोले की शेप का, तो इसमें कितना वाटर है? तो देखो वाटर के लिए बेटा क्या करना पड़ता है? वाटर हो, एयर हो, तो इसके लिए वॉल्यूम निकालना पड़ता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 पाई की जगह पे 22/7 और आर की जगह पे 7 गुणा 7 गुणा 7 पाई आर क्यूब 3 बार आता है। ठीक है, तो 7 से 7 कट गया, एक 7 कट गया। अब क्या बचा आपके पास? आपके पास बचता है 22 गुणा 4 कितना? 88, 22 गुणा 4 88, 2 बचे के 7, 7 गुणा 7 49/3। तो अब इसमें देखो, अब मैं 88 गुणा 49 करूं तो ये आता है बेटा 4312/3। अब मैं 3 से काटू इसको अगर, तो कितना आ जाएगा? देखो 3 1 जा 3, एक बचा कितना बना 13, तो 3 4 जा 12, एक बचा कितना बना 11, शॉर्ट कट में कर रहा हूं मैं डिवाइड, 11 बना, तो 3 3 जा 9, 2 बचा, 3 7 जा 21, फिर एक बचा, डेसिमल लग गया, तो डेसिमल लग गया तो 10 बन गया। ठीक है, तो 3 3 जा 9, एक बच गया, तो अप्रोक्सीमेट मतलब अब 3 3 रिपीट होता रहेगा। तो कितना आ गया आपका आंसर? आपका आंसर आ गया, देखो ये आया आपका आंसर 1437.33, ये आ गया आंसर मीटर क्यूब में। अब अगर देखना होगा कितना पानी आता है, इन्होंने पानी बोला नहीं कितना पानी है, तो हमारे को एक फॉर्मूला पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर। तो इतने मीटर क्यूब में कितने लीटर हो गए? यानी 1437.33 मीटर क्यूब कितने लीटर हो गए? तो इसको मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किससे हो जाएगा मल्टीप्लाई? 1437.33 इंटू 1000। ठीक है, अगर मान लो 1 मीटर क्यूब होता तो कितना लीटर पानी होगा था? 1000 लीटर पानी। अगर 2 होता तो 2000, मतलब 2 इंटू 1000। अगर 5 होता तो 5 इंटू 1000, तो मतलब मल्टीप्लाई किया, इतना मीटर क्यूब आया। तो देखो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूं, अब ऐसे नहीं, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो,
पर आप डेसिमल भी शिफ्ट कर सकते हो। तरीका होता है कि डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने का। देखो डेसिमल कितने 10 है, ये 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 10 है ये। 3 10 से बड़ा है 1000, तो डेसिमल 3 स्टेप शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड को, 1 2 3, और यहाँ लग जाएगी, यहाँ पर जीरो लिखा सकते हो, मतलब यहाँ को होगा शिफ्ट। तो क्या आ गया 1437, ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं, 1437330, यहाँ को वो डेसिमल शिफ्ट 0.0, तो मतलब ये तो वैल्यू नहीं। अब तो ये आ गया आपका आंसर, लीटर में लिखा हो अगर कन्वर्ट करना हो। अगर आप इतना भी कर दो ना जितना ये ऊपर वो बहुत है, आप कन्वर्ट भी कर सकते हो लीटर में। तो ये आ गया इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्या पूछा है इन्होंने, टंकी को 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगने का खर्च, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पेंट द टैंक एट रेट ऑफ 20 रुपीज। अब 20 उसको पेंट भी करना है, ठीक है, किस रेट में पेंट करना है, मतलब क्या रेट है 20। तो पेंट करने के लिए बेटा तो पेंट करना ना इसको, तो पेंट करने के लिए क्या निकाला जाता है, एरिया, एरिया के हिसाब से किया जाता है पेंट, ठीक है। तो एरिया हमने पहले निकाला है, यहाँ पे एरिया कितना निकाला है, ये निकाला है हमने एरिया 616 हमने एरिया निकाला है पहले। तो इसी को कर देंगे, देखो 1 मीटर स्क्वायर का रेट है वो 20 रुपए, तो 2 का कितना होगा 40, तो 616 कितना होगा 616 गुना 20, तो क्या आ जाएगा इसमें। तो आपको पता है ना फॉर्मूला, आपको पता है कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया मल्टीप्लाई रेट, ठीक है। आप किससे पेंट करवाते हो ना घर में, तो वो एरिया के हिसाब से लेता है पैसे, उसने कितने में पेंट किया तो कितनी कॉस्ट लेगा वो, जितना एरिया होगा जितना उसने पेंट किया। तो यहाँ पे एरिया कितना है, क्षेत्रफल कितना है 616, और रेट कितना है, मतलब किस रेट से किस दर से वो पेंट कर रहा है, वो ले रहा है मान लो 30 रुपए ले रहा है, तो 30 से कर देते हैं आप 1 मीटर स्क्वायर के, तो 30 से करता मल्टीप्लाई, अगर और यहाँ पे कितने का ले रहा है 20 का, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी 616 गुना 20, तो अब 616 गुना 20 करना पड़ेगा आपको, तो ये आ जाएगा 12,320 रुपीज, ये आ गई कॉस्ट। तो ये भी आपका क्वेश्चन खत्म होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में देखो इसमें 2 टाइप है, तो इसमें इजी क्वेश्चन है ये भी। एक तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इसका, दूसरा मीन निकालना है उसके बाद, मतलब बारंबारता वितरण सारणी बनानी है, और माध्य भी निकालना है, ये माध्य है, ठीक है। तो इसमें देखो देखे अगर, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले तो ये लिख दिया, मार्क्स लिख दिए, ठीक है। आपको पता है आपने छोटी क्लासों में बनाया ये, मार्क्स लिख दिया, मार्क्स कितने कितने 12 है 15 है, ग्राफ नहीं बोला इसमें बनाने को, टेबल बस ये टेबल बनाना, 12 15 है 18 है 20 है, देखो 12 15 18 12 15 18 लिख दिया मैंने, 20 लिख दिया, और 17 भी है और 16 भी है, ठीक है, 17 भी है और 16 भी है। तो ऐसा नहीं करना है कि 12 को 2 बार लिख दिया। अब 12 कितनी बार आ रहा है, देखो 12 कितनी बार आ रहा है 1 2, तो फ्रीक्वेंसी में क्या आ जाएगा यहाँ पे आगे, यानी बारंबारता में 12 की जगह पे 2, मतलब 12 जो है वो 2 बार आ रहा है, तो 12 के आगे 2 आ गया। अब देखिए 15 कितनी बार आ रहा है, 15 जो है वो 1 2, 15 भी 2 बार आ रहा है, तो 2 बार कर दिया। 18 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो ये भी 2 बार कर दिया। तो 20 कितनी बार आ रहा है 1 बार आ रहा है, तो ये 1 ही लिखा, और ये 16 भी 1 बार आ रहा है, और 17 भी 1 बार आ रहा है, 16 और ये 1 लिख दिया। देखो इसलिए लिखे हुए, अगर तो आप बार बार लिखते ना कि 12 2 बार लिख दिया, तब मतलब ही क्या था टेबल बनाने का। तो ये इसलिए किया जाता है कि ये एक की में ही आ जाए, छोटा बन जाए, तो 12 को 2 बार उसी तरह से करना, तो पहला पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, नेक्स्ट और इसका टोटल निकालो, टोटल कितना आ जाएगा, सम कितना आ जाएगा, 2 2 2 4 2 6 और 3 9, आप ऐसे लिख सकते हो, FI बोलते हैं ना इसको फ्रीक्वेंसी को, ये कितना आ गया 9 आ गया। तो अब बी पार्ट में इन्होंने मीन बोला है, माध्य निकालना है।
देखो माध्य सेकंड पार्ट में, तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने भी ये नंबर है आपने छोटी क्लास में निकाला है उनको प्लस करते हैं, डिवाइड करते हैं जितने टोटल नंबर है। तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर, सारे नंबर का सम, ऑल नंबर्स डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, तो ये होता है मीन। तो अब देखिए इसमें, तो सम लेते हैं इसका, सम जो ये भी है जितनी भी है मेरे पास, देखो एक है 12, एक है 15, फिर 18 है, फिर 20 है, फिर 15 है, फिर 17 है, फिर 12 है, फिर 16 है, फिर 18 है। तो ये आपके पास ठीक है। तो टोटल नंबर कितना है, 9 है। तो इनको जब प्लस किया तो ये प्लस करके बेटा 143 बनेंगे, 143 डिवाइड बाय 9। तो 9 जब 9 से काट लो इसको, 9 1 जा 9, 5 बता 53 बना। तो 9 5 जा 45, ठीक है, 5 से जाएगा। फिर 45 से 53 तक कितना बचा, 8 बचा। तो 0 लगी या, और यहाँ पे डेसिमल लगा, 9 8 जा 72, 8 बचा, 0 लगी, 9 8 जा 72। तो ये आ गया आपका आंसर 15.88। ठीक है, तो इस तरह से करना था। तो इसमें निकला था आपने कि ये 12 एक ही बार लिया। ठीक है, तो इसमें जो भी है देखो 12 हमने 2 बार लिया, यहाँ पे 1 2, 15 देखो 2 बार लिया है। इसमें निकलना कि जैसे उसमें लिया ना अपने टेबल में कि 12 एक बार लिखा, उसके आगे लिखते हैं 2, क्योंकि आप सम निकाल लो, आप मीन निकाल लो। मान लो आपके 7 सब्जेक्ट है और सबके मार्क्स आपने मीन निकालना है, एवरेज निकालनी है। तो क्या करोगे आप, सातों सब्जेक्ट के मार्क्स को प्लस करोगे, डिवाइड करोगे 7 से, क्योंकि 7 सब्जेक्ट है आपके। तो सबको प्लस किया और डिवाइड कर दिया 7 से। वैसे यहाँ पे आप इनको मार्क्स ही मान लो, तो इतने मार्क्स थे। तो ऐसा थोड़ी होगा कि अगर आपके मान लो 2 सब्जेक्ट में सेम सेम मार्क्स है 20 मार्क्स, तो आप ऐसा थोड़ी करोगे कि 20 को एक ही बार करोगे प्लस, नहीं करोगे ना। टोटल निकालने के लिए सबको प्लस करना पड़ेगा और डिवाइड 9 से। तो ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी का ही पार्ट है जो ये, इसमें बोला था डेली टेम्परेचर ऑफ अ सिटी रिकॉर्डेड फॉर 7 डेज आर। तो इसी क्वेश्चन का पार्ट है, तो आप ये वाला भी कर सकते हैं। तो इसमें पहले तो बोला इन्होंने कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ इसका। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर टेबल बनाए हम, तो इसमें सेम तो कोई लगना है मेरे को, ठीक है। इसमें तो एक बार ही है सारे, 25 से 28 से ना, 25 से बस 2 बार। तो इसका भी ऐसे बना देना, ठीक है। तो जिस जैसे मैंने ये बनाना पहले वाला, इसका भी ऐसे बना देना। देखो 25 के आगे 2 लिख लेना है, 25 2 बार है, 28 एक ही बार है तो उसके आगे 1 लिखा है, 26 एक बार है तो 1 लिखा है। इस तरह से कर लेना है, ठीक है। ये आप कर लोगे खुद। अब आगे क्या बोला इन्होंने, क्या निकालना है इसमें, मीडियन निकालना है, माध्यक। माध्यक वो देखो मीन नहीं, मीडियन है, यानी माध्य नहीं माध्यक। तो माध्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो जैसे आपके पास ये नंबर दिए 25 28 26, पहले तो इनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। मतलब या तो आप बढ़ते क्रम में लिखो या घटते क्रम, यानी छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा। तो सबसे छोटा क्या है 25, फिर और क्या है 25, 2 बार ना 25, उसके बाद है 26, उसके बाद 26 है, फिर उसके बाद क्या है 27, तो उसके बाद है 28, फिर है 29, फिर है 30। तो मीडियन क्या होता है, माध्यन क्या होता है, माध्यक क्या होता है, बीच वाली टर्म। देखो 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, बीच में क्या आया 27। पर फॉर्मूले से करना अगर तो n+1/2, n+1/2 जो आपकी टर्म आएगी है, देखो n+1, n कितना है, कितने टोटल 8 है, ये 8 नहीं सॉरी 7 है। तो 7 जमा 1/2, TH का मतलब टर्म। तो 7 जमा 1 कितना होता है 8/2, तो कितना आएगा 4th टर्म। तो 4th टर्म पे कौन सा है 27। तो
तो फोर्थ टर्म क्या है, आ गई 27। तो 27 आपका इसका मीडियन आएगा। आप डायरेक्ट देख सकते थे, इसमें डायरेक्ट लिख सकते थे कि ये 27 है इसमें बीच में, तो मीडियन इज इक्वल टू 27। अगर ये नहीं करना है तो मान देखिए ये आ गया आपका। तो बाकी टेबल आपने वो खुद बना लेना कि 25 के आगे कितना है, वो आपने खुद बना लेना। अब ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म होता है। तो अब एक क्वेश्चन और बचता है 36 इस सेक्शन का। तो 36 में इसमें भी दो पार्ट है। एक है प्रूव दैट सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360। ये प्रूव करना है। आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल जो होती है उसके जो इंटीरियर एंगल होते हैं उसका, जैसे त्रिभुज यानी ट्राइंगल के का 180 होता है ना, इसका कितना होता है 360। ये आपको पता है, पर उसको प्रूव करना है कि कैसे होता है वो 360। देखिए इसके लिए प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, एक क्वाड्रिलेटरल बना ली, मतलब 4 साइडों वाली चतुर्भुज बना ली। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 प्रूव करना है। तो इसमें एक आपने विकर्ण लगा दिया, यानी ये डायगोनल लगा दिया इसमें। तो इसको नाम दे दिया ABCD, आप नाम कुछ भी दे सकते हो। तो प्रूव करने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा मेरे को। देखो इसको मान लिया मैंने एंगल 1, इसको मान लिया एंगल 2, इसको मान लिया एंगल 3, इसको मान लिया एंगल 4। तो एंगल ए के बेटा दो पार्ट है 1 और 2, एंगल सी के दो पार्ट है 3 और 4। तो देखो अब दो त्रिभुज लेंगे हम। देखो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल ली मैंने ABC। तो इसमें देखिए इस ABC ट्राइंगल में मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 लिख सकता हूं मैं। देखो एंगल 1 प्लस इसको क्या बोलेंगे, इस साइड को, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं निचले वाली। एंगल 1 है, एंगल 2 तो ऊपर है। एंगल 1 प्लस इसको क्या बोलेंगे, एंगल B प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो अब देखिए इसको मान लिया इक्वेशन 1। वैसे दूसरी ट्राइंगल में, दूसरी त्रिभुज में देखो इन ट्राइंगल, इसको दे दो नाम ADC दे दिया। तो इसमें देखो एंगल 2 प्लस एंगल D, एंगल 2 प्लस एंगल D प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। आपको पता है ना कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का योग जो होता है वो सम जो होता है वो 180 होता है। तो तब लिखा हुआ है इसका सम 180, वैसे इसका भी। तो अब देखो अब क्या करेंगे हम, ऑन एडिंग हम अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं कहीं भी, ऑन एडिंग 1 एंड 2। जब ऐड करते हैं ना इक्वेशनों को, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड। तो देखो ये इससे ऐड होगा, ये इससे ऐड होगा। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल D, इसकी लेफ्ट हैंड साइड प्लस एंगल 4। और राइट हैंड साइड में 180 यहाँ पे था, 180 यहाँ पे, 180 प्लस 180। तो अब देखो आप यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 2 इसका पेयर बना, तो क्या बना, एंगल ए बन गया। देखो इसका पेयर आप इकट्ठे कर सकते हैं अगले स्टेप में। फिर लिखा एंगल ए, नेक्स्ट स्टेप में 2 स्टेप हो जाएगा। फिर आप डायरेक्ट देख सकते हो एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या बन गया, एंगल ए पूरा बन गया, एंगल ए बन गया। देखो 1 और 2 आ रहे इसमें, वैसे ही प्लस अब देखो और क्या है आपके पास, एंगल बी है, इसको तो ऐसे ही रखो। एंगल बी था ना, ये ऐसे ही रहेगा, इसमें नहीं बनना कोई पेयर नहीं। तो अब देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4, ये क्या बनेगा, एंगल सी बनेगा। देखो 3 और 4, देखो यहाँ पे देखो 3 और 4 एंगल, तो ये 3 और 4 क्या बन जाएगा, देखो 3 और 4 क्या बन जाएगा, एंगल सी, क्योंकि एंगल सी का पार्ट है। और साथ में क्या है, एंगल डी। और इस साइड 180 प्लस 180 360। तो आ गया ना, देखो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360। तो ये तो प्रूव करना था कि जो चारों कोण होते हैं, देखो ABCD, इसका सम कितना होता है 360। तो ये आपने प्रूव कर दिया। अब इसी का ही पार्ट देखिए, इसमें बोला है इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इक्वल टू 70, फाइंड द मेजर ऑफ BCD, ऑल्सो वेरीफाई दैट सम ऑफ ABC एंड D इज 360। तो एक समचतुर्भुज में इसमें एक इन्होंने तो यहाँ पे हिंदी में चतुर्भुज लिखा, पर एक्चुअल में समचतुर्भुज है। और इसमें एक कोण दिया आपको 70 डिग्री, आपको BCD निकालना है।
बाकी कोड भी निकालने हैं। मतलब देखो पैरेललोग्राम आपको पता है इस तरह की होती है जिसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती, और एक एंगल दिया इन्होंने 70 डिग्री ए मान लो, ठीक है। तो बी सी डी निकालने हैं आपको। तो देखो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, तो कोण ए जो है वो कोण सी के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर? इसलिए बराबर होगा, आपको पता है कि ऑपोजिट एंगल ऑफ जो पैरेललोग्राम होते हैं, ऑपोजिट एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं? सम्मुख कोण वो बराबर होते हैं। तो देखो इसका आप रीज लिख सकते हो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये आप इसका रीज लिख सकते हो। तो जितना ए है उतना ही सी होगा। तो ए हमारे पास 70 डिग्री है, तो सी भी कितना हो गया? 70 डिग्री। तो एक तो निकल गया। अब देखिए एंगल बी निकाल लो चाहे डी निकाल लो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? आसन कोण है ये, एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180। तो ये है एडजेसेंट एंगल बेटा, एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू 180। ये आप इसका रीजन लिख सकते हो कि पैरेललोग्राम के आसन कोणों का योग 180 होता है। तब लिखा मैंने ए और बी। तो ये ए अगर 70 है तो बी कितना हो जाएगा? एंगल बी हो जाएगा आपका 180 माइनस 70, 110 हो गया, ठीक है। अब बचा कौन सा? एंगल डी। तो एंगल डी आप एंगल डी ऐसे कर सकते हो कि एंगल ए प्लस डी करो। तो ये भी तो आसन कोण ही हुआ, ये आसन कोण मतलब एडजेसेंट एंगल ही हुआ ऊपर को, इसका सम 180 होगा। तो ये आप ऐसे देख सकते हो, सीधा देख सकते हो, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। एंगल डी और बी बराबर हो गए, ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल बी आपका कितना है निकला हुआ, एंगल बी निकला है, कोण भी 110, तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा? 110, ठीक है। तो एंगल ए था दिया हुआ 70, सी निकला 70, फिर एंगल बी निकला 110 और एंगल डी भी निकला 110। तो ये तो निकल गया एंगल। एक चीज और बोली इन्होंने बोला है कि जो ये एंगल निकले इनको सत्यापित भी करिए, मतलब इनको वेरीफाई भी करना है कि ये 360 बन भी रहा है कि नहीं बनना है। तो इनको प्लस करके देख लेते हैं। तो वेरीफाई करने के लिए देखो इनको प्लस कर लेते हैं। 70 प्लस 70 प्लस 110 प्लस 110, दो थे ना हमारे पास 70 और दो 110 है। तो यहाँ पे कर लो इनको 70 प्लस 70 140, 110 प्लस 110 कितना हुआ? ये हो गए 220। तो 220 प्लस 140 कितना होता है? 360। तो ये वेरीफाई भी हो गए। इस तरह था इसका सॉल्यूशन है। अब हमारा सेक्शन डी खत्म होता है। अब हमारे पास लास्ट सेक्शन बचता है। तो ये आपका लास्ट सेक्शन, इसका पेज निकल गया था। तो देखिए इसमें बोला है बेटा रेलवे, इसमें 2 क्वेश्चन है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। तो ये 4 नंबर के। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने बस समझना है क्वेश्चन को। इसमें बोला है पहले रेलवे क्रॉसिंग कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल ट्रैक्स cut by road. The road acts as a transversal and form different angles with tracks. An engineer observed that one of the angle is 60 degree. एक रेलवे क्रॉसिंग में 2 समांतर पटरियों को एक सड़क काटती है। सड़क एक तिरक रेखा का कार्य करती है। देखो इस तरह समझो इसको, जैसे ये आपके पास ये 2 पटरियां मान लो रेल की, देखिए आपने ये 2 पटरियां इस तरह से, इनको एक रोड काट रहा है बीच में, ये तिरक लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन बनेगी, यहाँ पे रोड क्रॉस हो रहा है ऐसे, 2 पटरियां बीच से। देखो रेल की पटरी ना, ये होते कई बार आपने देखे होंगे कि पटरी के ऊपर से ही रोड क्रॉस होता है। तो यहाँ पे तो देखो ये क्रॉस हो रहा है। तो इन्होंने क्या बोला है कि इंजीनियर ने ऑब्जर्व किया कि एक एंगल कितना है? 60 डिग्री। कोई भी एंगल मान लो आप, ये मान लिया आपने 60 डिग्री, ये वाला 60। अब ये जो पैरेलल लाइन है भाई, अब देखो यहाँ पे पैरेलल लाइन वाला कॉन्सेप्ट यूज होगा सारा, जो पीछे भी किया हमने क्वेश्चन एक, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज होगा।
तो इसमें देखेंगे अब इसमें बाकी क्या बोला इन्होंने। देखो इन्होंने इंजीनियर ने एक ऑब्जर्व किया कि जो एक कोण है इसका वो है 60 डिग्री, कोई मान लो ये मान लो ये मान लो ये वाला ये वाला ये वाला कोई मान लो आप। तो अब आगे देखो क्या बोला है, व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल टू 60। तो 60 के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, मतलब 60 के संगत कोण कौन सा होगा, 60 के संगत कोण का मान। तो मैंने पहले बताया था आपको इसका संगत यही नहीं होगा यहाँ पे, तो ये भी कितना हो जाएगा 60। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पूछा है व्हाट इज द मेजर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल टू 60, शीर्ष अभिमुख कोण। तो 60 का शीर्ष अभिमुख कोण मतलब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये भी कितना होगा इक्वल ही नहीं होते ये। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा 60, दोनों का 60 आ गया। अब नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने थर्ड में, फाइंड द मेजर ऑफ एडजेसेंट एंगल टू 60। तो एडजेसेंट एंगल के लिए आपने क्या करना है, हमेशा 180 से माइनस करना है। तो मतलब इस 60 का देख लो एडजेसेंट एंगल ये वाला मान लो आप, चाहे आपको कोई मान लो, चाहे इसका ये वाला मान लो। तो एडजेसेंट एंगल के लिए आपने हमेशा 180 से माइनस करना है। 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा 120, क्योंकि ये भी यहाँ पे 120 ही होगा। मतलब आसन कोण, सॉरी हाँ आसन कोण, एडजेसेंट एंगल इसमें आ जाएगा 120। तो नेक्स्ट है फोर्थ, नेम द पेयर ऑफ एंगल दैट आर इक्वल व्हेन ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। देखो इन्होंने पूछा कि कौन कौन से एंगल इक्वल होता है जब ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती। तो बेटा एक तो वर्टिकली, वो पेयर लिखने हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो पहला क्या है, एक तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये तो हमेशा इक्वल होते ना, चाहे ये पैरेलल लाइन हो चाहे ना हो, ये तो हमेशा इक्वल ही होते वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जैसे इसका दूसरे क्या होते हैं इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पढ़ी ना आपने एक चीज, अल्टरनेट क्रॉस में ये भी जितना ये होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा तो ये वाला भी 120 होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये भी इक्वल होते हैं, तब होते इक्वल जब ये लाइनें पैरेलल हो। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होती है, तो हमेशा ही होता है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में शीर्ष अभिमुख कोण। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को बोलते हैं अंत एकांतर कोण, हिंदी वाले लिखेंगे अंत एकांतर कोण शायद, बाकी आप कन्फर्म कर लेना। और तीसरा क्या होता है इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल। देखो जैसे मैंने बताया नहीं, ये 60 ये भी 60, तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स मतलब संगत कोण। तो ये पूछा था इन्होंने कि कौन कौन से इक्वल होते हैं, तो ये तीन चीजें इक्वल होती है इसमें। तो ये क्वेश्चन आपका खत्म होता है। अच्छा थर्ड पार्ट था ये, फोर्थ भी है, और फोर्थ था ये। ठीक है, थर्ड तो हमने यहाँ पे कर लिया, फोर्थ था ये फोर्थ पार्ट। अब लास्ट पार्ट बचता है इसका, लास्ट क्वेश्चन बचता है। तो इसमें बोला है अ फार्मर ऑन द ट्रायंगुलर फील्ड द थ्री साइड्स ऑफ फील्ड मेजर 13, 14 एंड 15। तो देखो जो तीन साइड है वो कितनी कितने की है, 13, 14 और 15 की। ही वांट्स टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ फील्ड टू प्लान इरिगेशन फैसिलिटीज। अब इसमें देखो किसान है एक, उसके पास जो है त्रिभुजाकार खेत है जिसकी भुजाएं कितनी है 13, 14 और 15। तो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो एरिया। तो हम क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। सेमी पेरीमीटर निकालना है। तो आपने जैसे एस निकालते हो ना आप हीरोन फॉर्मूले में, वैसे ही तो एस कैसे निकलता है, पहले तो पेरीमीटर क्या, पेरीमीटर क्या है यहाँ पे पी, मतलब परिमाप क्या है यहाँ पे, कितनी ये साइड है 13, 14 और 15, 13 जमा 14 जमा 15, 13 14 होता है 27 जमा 15 42। तो एस क्या हो जाता है इसका हाफ, अर्ध परिमाप है ये। देखो परिमाप था 42 और सेमी पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप इसका 21। तो फर्स्ट पार्ट आपका सोल्व हो गया। ये पूछा था इन्होंने सेमी पेरीमीटर। सेकंड में पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी। तो निकाल लेते हैं एस माइनस ए, सेकंड पार्ट एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, एस ये नहीं सोचा आपकी ये क्या दे दिया, इन्होंने बोला है तो वैसे करना पड़ेगा। एस कितना है आपके पास 21 और ए कितनी है
13 और बी कितनी है 14, 21 माइनस 14, ये वैल्यू पुट की। देखो जो पूछा है इन्होंने, तो 21 माइनस 13 कितना होता है, ये होता है 8, और 21 माइनस 14 कितना होता है 7। 21 माइनस 13 हो गया ना 8, और 21 माइनस 14 हो गया 7, तो ये आ गया 8 गुना 7 56, ये आ गया एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी की वैल्यू। तो ऐसे दे दिया सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है यूजिंग हीरोन फॉर्मूला फाइंड एरियाज ऑफ द फील्ड। अब हीरोन फॉर्मूला हमारे को यूज करना है, अब करना प्रॉपर फॉर्मूला यूज। तो फॉर्मूला आपको पता है क्या है, फॉर्मूला है रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो इसमें देखो एस की वैल्यू है 21, तो 21 माइनस ए 21 माइनस 13 ना पहली से ए की वैल्यू 21 माइनस 14, दूसरी साइड तीसरी साइड है 21, ये है 15, 21 माइनस 15। तो अब देखिए इसमें 21 माइनस 13 कितना हुआ 8, ठीक है। 21 माइनस 14 कितना हुआ 7, और 21 माइनस 15 कितना हुआ 21 माइनस 15 हुआ 6। तो अब इसमें आप पेयर बना सकते हो, इसमें जो बनते हैं देखो 21 को क्या लिख सकते हैं प्राइम नंबर, इसमें कुछ चेंज करें भाज्य गुणनखंड में 7 इंटू 3 आ गया, दोनों प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है। 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 तो रहने दीजिए, और 6 को 3 इंटू 2। तो अब देखिए इसमें पेयर बनाते हैं, तो ये तो पहले भी किया था हमने क्वेश्चन, ऐसे था वो भी, और ये 3 और 3 का बन गया, और ये भी बन गया एक 2, और ये बन गया, तो ये तो सेम ही आ गया क्वेश्चन। 21 गुणा 2 42, 4 2 इंटू 2 84। तो पहले भी इन्होंने यही दिया था, केस स्टडी में भी यही वाला दे दिया। तो 84 इसका क्या आ गया, एरिया आ गया, क्षेत्रफल, ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा है कि इन्होंने फोर्थ में इफ फार्मर स्पेंड ₹25 पर स्क्वायर मीटर फॉर फेंसिंग हाउ मच विल ही स्पेंड ऑन द एंटायर फील्ड। अब यार इन्होंने क्वेश्चन दे दिया फेंसिंग, 25 फेंसिंग के लिए वैसे एरिया थोड़ी निकाला जाता है, फेंसिंग के लिए तो पेरीमीटर निकाला जाता है, पर इन्होंने जो रेट दिया है ना वो दिया है 25 स्क्वायर मीटर। तो या तो ये स्क्वायर मीटर गलत है, या तो ये फेंसिंग वर्ड गलत है, ठीक है। मान लो आपने फेंसिंग करनी है ना बेटा किसी खेत में, तो आप एरिया थोड़ी निकालोगे, आप पेरीमीटर निकालोगे। देखो मान लो ये खेत है, फेंसिंग करनी है, इसमें बाढ़ लगाना है, तो आप ये पेरीमीटर ये गिनोगे ना आप कि यहाँ से यहाँ कितना है कितना है कितना है, इतना है, इतनी तार लोगे आप। फेंसिंग बीच में थोड़ी करोगे आप, फेंसिंग बीच में लगाओगे तार, तो मतलब एरिया थोड़ी निकाला जाता है। तो इन्होंने दो बात लिख दी यहाँ पे। तो अगर फेंसिंग के लिए है तो जो एरिया है ना पर स्क्वायर मीटर नहीं हुआ है, ये इन्होंने गलत भी लिख देता ना, पर मीटर होना इसका, ठीक है। अब फार्मर स्पेंड ₹25 पर मीटर फॉर फेंसिंग, ये होना इसका। देखो हिंदी में लिखा है ₹25 के हिसाब से खर्च करें। तो पेरीमीटर कितना आया हमारे 42, पहले निकाला हमने, पेरीमीटर आया 42, तो कॉस्ट क्या आ जाएगी, मतलब खर्च कितना आ जाएगा, पेरीमीटर मल्टीप्लाई रेट। कई बार एरिया होता है, एरिया मल्टीप्लाई रेट, अगर एरिया निकालना होता है हमारे को, ठीक है। तो पेरीमीटर पहले लिए 42, और रेट किस हिसाब से ले रहा है वो, 1 मीटर कितने ले रहा है 25। हमारे पास कितने मीटर थी 42, तो 42 की कितने लेगा 42 गुना 25 करना पड़ेगा वो। तो 42 गुना 25 कर लीजिए, 42 गुना 25 ऐसे ही कर लेते, 25 गुना 10 250 चौका 1000 हो गया, तो 1000 प्लस 50, तो ये आ गया 1050 रुपीज़। इतने रुपीज़ उसके खर्च होने मल्टीप्लाई करके, इसके देख लो आपने मल्टीप्लाई ठीक किया हो। तो इस तरह से हमने इसका मतलब इन्होंने फेंसिंग का पूछा था ना, अगर एरिया वाले तरीके से भी करना हो ना, मान लो ये एरिया वाला दे दे यहाँ पे कि 25 लग रहे हैं पर स्क्वायर मीटर के, तब फेंसिंग नहीं हुआ, तब और वहाँ कुछ यहाँ पे, ठीक है। फेंसिंग वर्ड है तो यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर नहीं हो सकता, मतलब ये एरिया नहीं हो सकता, यहाँ पे एरिया का यूनिट दिया है इन्होंने, ठीक है। तो इसमें
पेरीमीटर वाला ही लिखना था। तो 150 रुपये 1050 रुपये उसके लगने। इस तरह से हमारे ये वाला पार्ट भी खत्म होता है। ये वाला पार्ट क्या मतलब पूरा ही क्वेश्चन पेपर ही खत्म होता है। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आप कमेंट कर सकते हो कि आप कहाँ से हो, ठीक है। और आप ज़रूर कमेंट करें अपने स्कूल का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है। थैंक यू।